ओके, गुड इवनिंग। आज हम जो है बेसिक देखने वाले हैं क्या। इसमें कुछ फ्रेशर्स भी है, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से, कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, तो हर कैटेगरी के लोग ट्रेनिंग में है। बट थोड़ा बेसिक तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रेशर्स भी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है मार्केट में कि जैसे लोग बोलते हैं कि सर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही जो बेसिक थिंग, बेसिक मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो भी अंडरस्टैंड करना है। तो अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो एक फ्लो से हम लोग जाएंगे। आपको क्या करना है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना है, आगे नहीं भागना है। ओके, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया रहता है ना, उनके फिर आगे क्वेरी है, सर इसके बाद ऐसा भी होता है वैसे हमें मालूम है, सब हम कर रहे हैं इतने साल से, तो क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसका क्या आगे जाके इफेक्ट हो सकता है, वो सब हमने इसमें कवर किया है। बट अभी फोकस क्या रखना है कि जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस पे आपको फोकस रखना है। और उसमें कुछ डाउट रहेगा तो मैं पूछूंगा, तो आपको बताना है कि हाँ सर इसमें मेरा ये डाउट है, तो वो कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये तरीके से काम रहेगा। वे देखो, बेसिक नोट्स है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ये। ठीक है, तो जब भी स्टॉक मार्केट में काम करना है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट हम बोलते हैं, तो अभी जनरली जैसे शेयर मार्केट हो गया है, सब शेयर मार्केट ही बोलते हैं, लेकिन इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो चीजें रहती है। और इसमें भी अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट है, जैसे कमोडिटी मार्केट है, करेंसी मार्केट है। ओके, शेयर मार्केट में भी शेयर मार्केट बोलते हैं, बट इसमें शेयर्स ये अलग फील्ड हो गया। और फिर ट्रेडिंग अगर करने जाएंगे तो उसमें डेरिवेटिव्स होते हैं। सो ये सब चीजें होती है, वो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर मार्केट मतलब क्या, कि शेयर मार्केट कैसे आया। कोई XYZ कंपनी है, वो कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, बराबर। सो जो भी पैसा हम लगा रहे हैं, जितना भी उसका रेशो बनता है, तो उसको क्या किया कि सपोज दैट 1 करोड़ रुपीज का एक वैल्यूएशन है किसी कंपनी का, उसने क्या किया कि 100 रुपीज का एक शेयर ला दिया, तो 1 लाख रुपीज शेयर उनके हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। अभी किसी बंदे ने क्या किया, एक शेयर लिया, किसी ने 10 लिए, किसी ने 1000 लिए, तो जिसका जो भी परसेंटेज रहेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो गया शेयर एक कंपनी, करेक्ट। तो ये शेयर्स अभी हम लेते हैं, तो एक प्रकार से हम वो कंपनी की ओनरशिप ही ले रहे होते हैं। ठीक है, अभी शेयर मार्केट में जब भी हम काम करते हैं, तो यहाँ पे एक फ्रीडम क्या है कि जिसका कंपनी है, चलो कंपनी लॉस में चल रही है या कुछ उसका परफॉर्म नहीं कर रही है, तो जिसका कंपनी है वो तो छोड़ के नहीं जा सकता। बट शेयर होल्डर को एक यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है कि जब भी उन्हें लगता है कि नहीं ये आउट परफॉर्म कर रही कंपनी, या मुझे मेरा प्रॉफिट बुक करना है, तो आप बुक कर सकते हो। सामने से शेयर्स लेने के लिए रेडी है कोई, उसको आप बेच दो। तो अभी मुझे मेरा 100 रुपए का शेयर्स अगर 400 रुपया हो गया है, बेचना है, तो बेचने के लिए खरीदने वाला पहले मिलना चाहिए ना मुझे। अभी मैं कहाँ पे ढूंढने जाऊंगा कि कौन खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो ये काम अपने लिए ब्रोकर करता है। तो ब्रोकर का काम ही है कि बायर और सेलर को आइडेंटिफाई करके दोनों का नीड जो है फुलफिल करना। तो इसमें फिर ब्रोकर पिक्चर में आ जाता है, जो मार्केट में ब्रोकर लाए हैं। ओके, मार्केट में सेबी ने वगैरह जो ऑथराइज किए हैं, तो इनका काम ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल शेयर मार्केट। इसमें हम शेयर्स लेते हैं, पूरा पैसा देखिए, 100 रुपीज का शेयर, एक शेयर लेने के लिए पूरा 100 रुपीज हमें पे करना पड़ता है। फिर वो शेयर अपने नाम पे डीमैट अकाउंट में जमा हो जाता है। अभी डीमैट अकाउंट क्या वगैरह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब सबसे पहले समझ लेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। ओके, इन्वेस्टमेंट तो हम सबको मालूम है कि किसी कंपनी का एक शेयर आपने 100 रुपए में लिया, पूरा 100 रुपया पे किया। वो शेयर मतलब एक एसेट हो गया आपका, वो आपका शेयर है। कल जाके उसका प्राइस 100 रुपए का 50 रुपया भी हो जाता है, तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रखे रहेंगे। और जब वो वापिस अच्छा खासा प्राइस आपको मिल जाएगा, शायद उसमें फिर वो टाइम भी लेगा, 1 साल ले, 2 साल ले, 6 महीना ले, इट डजेंट मैटर। सो अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो। जैसे कोई किसी लैंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अभी मैंने वो परचेस कर लिया और फिर रियल एस्टेट का भाव जो है बहुत गिर गया, तो फिर क्या वो तो मेरा ही लैंड है ना, लेकिन एसेट तो मेरा बन गया। तो ये तरीके से ये शेयर आपका एक एसेट बन जाता है।
ठीक है, लेकिन इसमें पूरा पैसा देना पड़ता है। फिर इसमें कंपनी को जो भी मुनाफा आएगा उससे बोनस डिविडेंड भी कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगी। और ये शेयर अगर आप बेचने जाओगे मार्केट में, तो मार्केट में हर बार नए नए शेयर्स नहीं आते। कंपनी ने एक बार, जैसे मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल आपको दिया था, तो एक 100 रुपीज का एक शेयर, तो सपोज दैट 1 लाख शेयर्स मार्केट में कंपनी ने रिलीज किए बेचने के लिए, तो 1 लाख शेयर्स अभी बेच दिए कंपनी ने। कंपनी को पहले दिन जितना पैसा आया कंपनी के पास, जैसे उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, जैसे जोमेटो का वगैरह आ रहा है। सो कोई कंपनी नई मार्केट में आती है और मार्केट से फंड रेज करती है, तो वो शेयर्स बेचने के लिए निकलते हैं। अभी वो शेयर पहले ही दिन जब बिक जाएंगे पूरे कंपनी के, तो कंपनी के पास उतना ही कैपिटल है। जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, तो एक 76 का कट ऑफ रखा है, तो समझ लो 76 रुपीज का एक शेयर उनका जा रहा है। तो एक शेयर के पीछे 76 रुपीज ही उनको उन्हें मिलने वाले हैं, और जो भी आगे जाके प्रॉफिट कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, वो 76 रुपीज पे ही करेंगे। अभी कल जाके क्या होता है कि मैंने 76 पे शेयर लिया, सब शेयर बिक गए, और परसों कोई बंदा आता है जिसे जोमेटो में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो देखता है अरे अभी तो आईपीओ हो गया अभी, तो मुझे शेयर कहाँ से मिलेंगे। फिर वो आएगा मेरे पास कि जोमेटो को तेरे पास 100 शेयर है, तो मुझे 50 दे दे। मैं बोलूंगा भाई मैं क्यों दूँ, तो मैं बोलूंगा चल ठीक है, 76 में दिया है, 100 रुपीज अगर देता है, आप तू रेट देता है, तो मैं तुझे 20 शेयर बेच दूंगा। तो ये तरीके से अभी मार्केट में बार्गेनिंग चलने लगी। तो डिमांड और सप्लाई में काम होने लगा, और फिर वही शेयर जो 76 पे था, 100 रुपीज के भाव पे मैंने वो बंदे को बेचा। तो अभी क्या हो गया, शेयर का वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू, वो बढ़ गया है, बराबर। लेकिन फेस वैल्यू जो है वही रहता है। अभी उसके ऊपर का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गया, मतलब प्रीमियम बोल सकते हो आप। ओके, सो ये अभी बढ़ गया है, तो वो 76 रुपीज अभी मार्केट में ट्रेड होने लगा 100 रुपए। अभी कल जाके कोई और बंदा आएगा, वो 150 में खरीदेगा, तो वो शेयर 150 में। अभी ये जो 76 से हाइक हुआ है, ये पैसा कहाँ पे गया है, कंपनी को नहीं गया ना। ये जो भी ऊपर का, जैसे आप 70 रुपीज पकड़ लो रेट, और 100 रुपीज में बेचा है, ये 30 रुपया जो आया है वो कहाँ पे गया। जिसने बेचा उसने एज अ प्रॉफिट वो कमाया है, करेक्टली। और सामने वाले ने 100 में लिया है, तो डेफिनेटली उससे नीचे वो कोट करेगा ही नहीं, उससे ज्यादा ही वो बिड करेगा। ओके, सो ये चीजें रहती है। तो इसमें क्या होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा, और जो भी उसके टर्नओवर में लॉस या प्रॉफिट दिखता है, वो किसी के जेब से आ रहा है और किसी के जेब में जा रहा है। इसमें कंपनी का अभी कोई पार्ट नहीं रहा। कंपनी सिंपली क्या करेगी, एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द ईयर, जब भी कंपनी बोलेगी कि इतना इतना प्रॉफिट आया, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो दिन वो शेयर जिसके नाम पे रहेगा, उसे वो बोनस डिविडेंड दिया जाएगा। अभी आपने आज लिया था, ओके, और कुछ महीने बाद आपने बेच दिया, तो अभी उनके लिए तो वो एक शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर नंबर है, जो भी है, तो वो तभी जिसके नाम पे रहेगा उसको ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में वो बोनस डिविडेंड आ जाएगा। ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी एक होता है कि ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग है। ओके, ये दोनों अलग मार्केट है। ट्रेडिंग में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब थिंकिंग होता ही नहीं। ठीक है, इसमें ट्रेडर्स लोग होते हैं कि वो सिर्फ जो प्राइस अप डाउन होता है, उसके ऊपर वो उनको मतलब सट्टा लगाना है, सट्टा बाजार बोलते हैं इसको, और पैसा कमाना। तो जैसे अभी इंडिया और श्रीलंका मैच चल रहा है, तो दो मैं और मेरा दोस्त होटल में बैठे हैं, तो सामने मैच चल रहा है, मैं बोलता हूँ अरे इंडिया विन हो, तो बोलता है नहीं श्रीलंका जीतेगा। तो हम लोग बोलते चल बेट लगाते हैं, लगा दी। फिर कोई एक तीसरा बंदा हमने देखा, उसको सामने रखा, तो बोला चल ये 5,000 मेरे और ये 5,000 इसके, दोनों के 5,500 हमने उसके पास दे दी। अभी जो भी मैच का रिजल्ट रहेगा तो क्या रहेगा, जो जीतेगा उसको 10,000 मिलेगा, और जो हार जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी वो केस में इंडिया विन हो गया, मुझे 10,000 मिल गया। अभी मैंने जो 5,000 प्रॉफिट कमाया है, वो टीम में जो लोग प्ले कर रहे हैं या जो भी, उनको मालूम है क्या कि हम उनके ऊपर यहाँ पे पैसा ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी है। ओके, नहीं मालूम है, या उनको कुछ मिलेगा उसमें से भी मुझे वो कुछ देने नहीं वाले। तो ये 5,000 मैंने कहाँ से कमाया, जो मेरे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के जिसने लॉस किया है, ओके, उसके जेब से मेरे जेब में वो बंदे ने डाल दिया जिसके पास हमने पैसा जमा किया था। समझ में आ रहा है। तो ये ट्रेडिंग हो गया। तो ट्रेडिंग में
ये मैटर ही नहीं करता है कि कंपनी क्या है, कैसे है, फंडामेंटल, वो सिर्फ उसका प्राइस डिफरेंस जो है एनकैश करना है। तो सिंपली इसमें भी क्या होता है, मार्केट के लिए दो डायरेक्शन है, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा, करेक्टली। सो इसमें वापस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, फिर आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो, आपने किया, आपको लग रहा है कि ये रिलायंस जो है वो 2100 से अभी ऊपर जाएगा, आज पूरे दिन में रिलायंस ऊपर ही रहेगा, तो जो भी आपका एनालिसिस है, तो आपने क्या किया, लॉन्ग ट्रेड जो किया वो बाय ट्रेड डाला, तो बाय को ट्रेडिंग के लैंग्वेज में लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग करना, ठीक है। तो जो लॉन्ग करता है उस वो क्या बोलता है, जो ट्रेड डालेगा वो ब्रोकर को क्या बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने वाले मार्केट पे पैसा लगा रहा हूँ, अभी 2100 पे मैं बोल रहा हूँ कि 2100 से मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा ऑर्डर पेंडिंग है। जैसे ही सामने से कोई एक बंदा ट्रेड डालेगा कि वो शॉर्ट करेगा, मतलब वो, उसको सेल बोल सकते हो आप, लेकिन सेल मतलब बेचना होता है, ट्रेडिंग के लैंग्वेज में उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट मतलब क्या कर रहा है वो, उसका व्यू क्या है कि नहीं, 2100 से रिलायंस आज नीचे जाएगा, तो जैसे ही उसका ऑर्डर आ जाएगा, उसका और मेरा ऑर्डर मैच हो जाएगा, एक बोल रहा है 2100 से ऊपर जाएगा, दूसरा बोल रहा है 2100 से नीचे जाएगा, दोनों का ऑर्डर जैसे ही मैच हो जाएगा, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, दोनों का ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा एक ही प्राइस। अभी 2100 से जैसे ही रिलायंस ऊपर जाएगा, 50 रुपया ऊपर गया, तो जिसने लॉन्ग किया है या बाय किया, आप सिंपली बोल सकते हो, उसको प्रॉफिट दिखेगा, और जिसने शॉर्ट किया है उसको 50 रुपया लॉस दिखेगा। ओके, सो ऐसा अप डाउन होते होते क्या हो गया कि 3:30 बजे सपोज दैट वही रिलायंस 100 रुपीज ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो जिसने लॉन्ग किया था उसे उसके पोजीशन में 100 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा है, और जिसने शॉर्ट शॉर्ट किया था वो बंदे को 100 रुपीज लॉस दिख रहा है। तो सिंपली ब्रोकर क्या करेगा, जैसे ही मार्केट क्लोज हो गया या ट्रेड क्लोज हो गया, इसके ट्रेडिंग अकाउंट से 100 रुपीज माइनस करके मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ओके, वही अगर मार्केट 100 रुपीज 100 रुपया नीचे क्लोज होता है, 2100 पे चल रहा था, 2000 पे क्लोज होता है, तो क्या होगा, जिसने शॉर्ट किया था, ओके, वो ऑर्डर को सेल भी बोलते, तो शॉर्ट सेल बोलते हैं उसको ट्रेडिंग के लैंग्वेज में, वो देखेंगे आज, वो बंदे को 100 रुपीज प्रॉफिट होगा, और जिसने लॉन्ग किया था या बाय किया था उसे 100 रुपीज लॉस। तो बायर का लॉस जो है ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के वो जिसने शॉर्ट किया है उसको पास ऑन किया जाए। सो ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आप प्रॉफिट बना सकते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला एक ही है, बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस जो है वो आपका ज्यादा रहेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, करेक्ट। ओके, सो ट्रेडिंग में आप फिर पहले बाय करो 100 रुपीज पे और फिर 200 पे बेचो, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पहले आप बेच दो, ओके, 200 पे बेच दो, और फिर 100 पे बाय कर लो। तो बाइंग 100 और सेलिंग 200, तो फिर भी आपको प्रॉफिट है ना, बाइंग से तो सेलिंग ज्यादा हो। तो ट्रेडिंग में ये पॉसिबल होता है, ओके। और ट्रेडिंग में क्या है कि टाइम पीरियड जो रहता है, व्यू बंदे का वो छोटा रहता है, कि एक दिन में जो मूवमेंट आएगा उसमें इनकैश कर दूंगा, 4 दिन में जो आएगा उसमें इनकैश। तो अभी जितना आप जितने टाइम के लिए ट्रेड करोगे उतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा, इसमें पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं होती है ट्रेडिंग में, क्योंकि आप एक दिन के लिए रिलायंस ट्रेड कर रहे हो, तो ब्रोकर को मालूम है कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कोई स्टॉक कितना मूवमेंट देगा, तो मैक्सिमम हम 2-3% होता है, 5% पकड़ के चलते, ओके। सो 5% मतलब कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया, 2000 का अगर स्टॉक है, 2000 का स्टॉक है, करेक्ट। तो 100 रुपीज ही आपको देना पड़ेगा एक शेयर रिलायंस का इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे मतलब क्या, आज लेना है और आज मार्केट क्लोज होने से पहले पहले मुझे बेच देना है, इसको बोलते हैं इंट्राडे। तो आप जब भी उसमें ट्रेड लगाओगे तो उधर ऑप्शन आता है इंट्राडे की डिलीवरी, डिलीवरी बोलेंगे तो पूरा पैसा लगेगा, शेयर्स आपको आ जाएगा, और इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे तो खाली एक दिन के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। तो एक दिन के लिए ब्रोकर को क्या चाहिए, आप जितना लॉस करोगे उतना ही पैसा उसको सामने वाले को एज अ प्रॉफिट देना है, तो वो बोलता है वो 2000, वो तो जीरो होगा ही नहीं रिलायंस आज एक दिन में, तो 2000 दे के क्या फायदा है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 3% ऊपर जाएगा, मेरा कुछ चार्जेस रहेगा, तो वो आपसे क्या मोटा मोटी 5% आपसे मार्जिन ले लेगा, और 100 रुपए में ही आपको एक रिलायंस का शेयर वो
ट्रेड करने देगा, ओके, बाय करने देगा। सो और वही कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको रिलायंस के एक शेयर अगर लेना है पूरा, मतलब, तो उसको 2,000 रुपये देना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, फिर उसके पास पड़ा रहेगा। तो एक दिन में अगर वो रिलायंस 100 रुपीज ऊपर जाके क्लोज होता है तो इन्वेस्टर को तो 2,000 रुपये पे 100 रुपीज प्रॉफिट दिखा, लेकिन ट्रेडर जो था उसको 100 रुपये पे ही 100 रुपये प्रॉफिट दिखा। मतलब ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा रिटर्न होता है, ओके। सो इसके लिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसा कम टाइम में कम मार्जिन में मिले इसके लिए वो ट्रेडिंग में जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक दिन में पैसा डबल तो हो रहा है, सपोज दैट आपका जितना मार्जिन दिया था, लेकिन उसी रेशो से जा भी सकता है कि नहीं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। सो ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग बहुत कम होता है, क्योंकि इधर रिस्क नहीं है। चलो आज वैल्यूएशन कम हुआ, बाद में वापस बढ़ भी सकता है, तो ये सब चीजें है, लेकिन एसेट तो आपका बना रहता है। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग है, दोनों को ट्रेड, आपको ट्रेडिंग में ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका व्यू अलग रहेगा, आपके साइकोलॉजी भी अलग रहेगी, और करने का, ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो भी अलग रहेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता ही दिया, पूरा पैसे आप रीड कर सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा। अभी डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट मतलब क्या, डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमटेरियलाइजेशन। मतलब पहले जब भी शेयर्स लेते थे लोग, तो क्या होता था कि एक कोई सर्टिफिकेट आपको मिल जाता था, शेयर सर्टिफिकेट, ओके। सो फिजिकल फॉर्म में उसको आपको संभाल के रखना पड़ता है। आज भी होता है ना कभी कभी कि दादाजी ने या फादर ने शेयर्स लिए थे 1983 में या 90s में लिए थे, और फिर आज वो मिल रहा है उनको, जब वो पुरानी अलमारी निकाल रही है, फिर पता चल रहा है वो एक दिन में करोड़पति हो गया है। एमआरएफ का उसने 100 शेयर लेकर रखा था उसके दादाजी ने, तो इसको मालूम ही नहीं था। तो ये सब क्या है, वो फिजिकल शेयर फॉर्म में तभी मिलते थे। बाद में ये क्या सब केओस होने लगा, फिजिकल, ओके। फिर इसके नाम से उसके नाम पे ट्रांसफर करना है, सब चीजें। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइजेशन बढ़ गया, तो फिर उसको डीमटेरियलाइजेशन कर दिया उसका, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ने एक फर्म बनाया गया। फिर वहां पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने लगे, और वो शेयर सर्टिफिकेट को एक नंबर दिया जाता था, और जैसे ही वो नंबर का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ओके। फिर जैसे जैसे कोई एक दूसरे को बेचता था, सिंपली वो क्या होता था, ये अकाउंट से वो अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता था। और फिर कंपनी जब भी बोनस डिविडेंड देगी, तो वो जिसके अकाउंट पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर, उसके बैंक अकाउंट में वो बोनस डिविडेंड जमा हो जाता है। तो ये हो गया डीमटेरियलाइजेशन। तो ये जो अकाउंट है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट हम ना ब्रोकर के पास नहीं खोलते, डीमैट अकाउंट ये हम सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास ही ओपन करते। तो ब्रोकर डीमैट अकाउंट के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, ये दोनों में से एक जगह पे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है। अभी ये डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एनएसडीएल या सीडीएसएल में जाने की जरूरत नहीं होती है, तो यही सर्विसेज हमें ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रोकर के पास जब भी आप जाते हो तो उसमें डीमैट और ट्रेडिंग ऐसे दो अकाउंट वो ओपन करके देता है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी फॉर्मेलिटीज है, ये सब ब्रोकर जो है प्रोसेस करता है सीडीएसएल को, और फिर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो। सो ये सर्विस देने का काम ब्रोकर का है, इसीलिए वो उसका सर्विस चार्जेस और ब्रोकरेज लेता है, यही ब्रोकर का इनकम होता है। और इसी चीज के लिए सेबी ने ब्रोकर लाए हैं मार्केट, ठीक है, जैसे लोगों को सर्विसेज मिल सके। अभी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, इसमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो डीमैट तो क्या है, आपका शेयर होल्ड करने के लिए होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको ट्रेड करने के लिए, मतलब जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट से आपको पैसा ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ता है, फिर वहां से आप पेमेंट करोगे तो फिर वो शेयर्स लिया जाएगा, कट होगा। मैं आपको वर्क फ्लो, मनी फ्लो ही एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखो, जब भी हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो ये तीन अकाउंट लिंक होते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले आता है पिक्चर में बैंक अकाउंट। सो आपका बैंक अकाउंट जो भी ब्रोकर रहेगा, वो ब्रोकर का एक ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, उससे लिंक होगा, ओके। और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका डीमैट अकाउंट से लिंक होगा सीडीएसएल, ठीक है। तो आपको जैसे रिलायंस का एक शेयर लेना है 2,000 रुपीज पे,
तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट आपने ब्रोकर को अकाउंट ओपन करते टाइम दिया है, वो बैंक अकाउंट से आपको 2000 रुपीज ट्रांसफर करना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब वो ब्रोकर के अकाउंट में जाएगा और फिर वहां से 2000 रुपए का माल आपको लेने के लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर डालोगे, समझो आपने 3000 रुपीज पे इन किया, पे इन बोलते हैं इसको, हाँ, पैसा डालना ट्रेडिंग अकाउंट में पे इन किया। तो उसमें से आपने ऑर्डर प्लेस करना है आपको वहां पे अभी कि रिलायंस एक शेयर डिलीवरी के लिए, मतलब क्या है डिलीवरी, मतलब होल्डिंग जो बोलते हैं, पूरा पैसा देके मुझे इन्वेस्टमेंट, उसको डिलीवरी भी बोलते हैं। तो डिलीवरी के लिए एक शेयर रिलायंस का मुझे 2000 के रेट पे बाय करना है, ऐसा आपने वहां पे बता दिया ब्रोकर को, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी ऑर्डर पेंडिंग है आपका, सामने से जैसे ही 2000 के रेट पे बेचने वाला आ जाएगा, आपका शेयर जो है उसका बिक जाएगा, आपको मिल जाएगा वो शेयर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आपका आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से 2000 रुपया कट हो जाएगा। ओके, और जिसने आपको बेचा है उसको बाद में वो एक्सचेंज पास ऑन कर देगा, वो चीज छोड़ दो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से 2000 कट हो जाएगा। ओके, और आपका जो ऑर्डर है वो फिर एक्सचेंज को जाएगा, फिर एक्सचेंज वो ऑर्डर देखेगी और सीडीएसएल को इंस्ट्रक्शन देके वो जो शेयर जो बंदे से आपने परचेस किया था उसके नाम का शेयर आपके नाम पे सीडीएसएल के डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगे। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, तो इसमें क्या 1000 रुपया अभी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस रह गया, 2000 रुपया कट हो गया और उसके बदले में एक शेयर रिलायंस का आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो गया। तो अभी जब आप ट्रेडिंग, जिस दिन ट्रेड डालोगे कि मुझे ये शेयर लेना है और जिस दिन आपको वो मिलेगा, वो हो गया फर्स्ट डे। उसके T+2 मतलब ट्रेडिंग डे प्लस उसके बाद दूसरा डे, मतलब आज शेयर लेता हूँ तो कल और परसों वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगता है। तो 2 दिन का वो टाइम लेता है प्रोसेस को। ओके, तो ये हो गया। बाद में आपको लगता है कि वो 2000 का शेयर 25 पे चल रहा है, मुझे बेचना है, तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है कि मुझे रिलायंस का जो जो ब्रोकर से लिया है वही ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करना कि रिलायंस का एक शेयर मुझे 2500 पे बेचना है। आपने ऑर्डर लगा दिया, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, ऑर्डर पेंडिंग रहेगा जब तक कोई 2500 पे खरीदने वाला नहीं मिलेगा। और सडनली कोई एक बंदा आ गया जिसने ऑर्डर कहीं पे भी किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पे 2500 पे बाय का ऑर्डर प्लेस किया है, उसका और आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा, आपके लिए बायर मिल जाएगा और फिर आपका शेयर बिक जाएगा उसको। और फिर 2500 रुपया जो है वो बंदे से कलेक्ट करके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो वो प्रोसेस के लिए भी फिर T+2 लगता है। मतलब आज अगर आपने बेचा है तो परसों आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 2500 दिखने लगेगा, फिर परसों आपका बैलेंस जो 1000 था वो 3500 दिखने लगेगा। फिर आपको लगता है कि उसमें से मुझे 1000 रुपया लग रहा है या 1500 रुपया लग रहा है, तो आप यहाँ से पे आउट रिक्वेस्ट डालोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में शाम तक जमा हो जाएगा। सो ये फ्लो रहता है बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। तो पैसा डालने के प्रोसेस को पे इन बोलते हैं और निकालने के प्रोसेस को पे आउट बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट, ये मनी फ्लो चलता है। ठीक है, सो ट्रेडर्स जो रहते हैं, ट्रेडर जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तब डीमैट अकाउंट पिक्चर में आता ही नहीं है, क्योंकि आप शेयर्स लेते ही नहीं हो। इंट्राडे ट्रेड करते हो तो बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालते हो, ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, मार्जिन पे आप ट्रेड करते हो, 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले ही आप लॉस या प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो वो जो ट्रेड है वो एक्सचेंज तक जाता ही नहीं है, उससे पहले ही वो ब्रोकर के इधर ही सेटल हो जाता है। तो ये सट्टा जो चलता है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, तो ये ब्रोकर करता है, तो वो ट्रेड एक्सचेंज को जाते ही नहीं। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो इसमें क्या है, आज का आज लॉस, आज का आज प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाता है, तुरंत आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो सब चीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही डीमैट अकाउंट भी, और ट्रेडिंग के लिए बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ही मनी फ्लो आपका होते रहते हैं। ठीक है, और रोज का रोज सेटल। अभी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सो इट्स सेंट्रल रेगुलेटरी बोर्ड है जो ये सब चीजें जो है उसको मॉनिटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा तो बैंक अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में ही डाल रहे हो ना, तो कुछ तो अथॉरिटी होना चाहिए। कल जाके ब्रोकर के पास बहुत पैसा आ गया और उसने कहीं वो भी भाग गया लंदन वगैरह, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं, इनसे डिपॉजिट भी लिया रहता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह वो सब, और काम करने का तरीका, इसमें सब नॉर्म्स क्लॉजेज जो है इसे भी रेगुलेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेडिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
मार्जिन पे काम होता है। अभी इसमें एक कंसेप्ट आता है कि सर आपने बोला कि नीचे जाने वाले मार्केट में भी हम पैसा कमा सकते हैं, तो एग्जैक्टली ये क्या फंडा है? जिन्होंने कभी ट्रेड नहीं किया है उनको लगेगा। तो गिरने वाले मार्केट, जैसे आज मार्केट गिरा है, तो इंट्राडे में लोगों ने बहुत पैसा कमा, तो सुबह ही उन्होंने बेच दिया और फिर नीचे सस्ते भाव पे खरीद लिया। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या? शॉर्टेज है, मेरे पास शेयर्स नहीं है वो कंपनी, लेकिन फिर भी मैं उसको बेच रहा हूँ, बराबर? तो ये कैसे? तो ये जो काम है वो ब्रोकर कर रहा है। ओके, शॉर्ट सेलिंग वगैरह जो अलाउ कर रहा है हमें। तो कैसे कि सपोज दैट मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास कोई एक बंदा है और उसे अ, कोई एक चलो पार्कर का पेन चाहिए उसे, या कंपास बॉक्स चाहिए, वही कंपनी का चाहिए, वो बोला। वही स्टूडेंट आ गया, स्टेशनरी का दुकान है, तो बोलता है कि मुझे ये चाहिए। मैं बोलता हूँ 400 रुपये का आता है, ठीक है। तो मेरे पास रहेगा भी कोई स्टॉक, तो भी मैं उसको नहीं बोलूँगी, या फिर मेरे पास नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि डिमांड है तो आज नहीं मिलेगा, 5 दिन बाद आके, 5 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आ जाएगा माल मेरे पास, डिलीवरी दे दूंगा। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, उससे टोकन अमाउंट ले लिया जो ब्रोकर अपने से मार्जिन लेता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 100 रुपये दे के जाओ और 5 दिन के अंदर अंदर मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। अभी मुझे मालूम है कल जाके 1 या 2 4 दिन में वही जो आज 400 रुपये का रेट चल रहा है, वो 300 या 300 250 रुपये के रेट में ही मुझे खरीदने मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो भी मुझे मालूम है कि उसका भाव जो है कम होने वाला है मार्केट। तो वही क्या हो गया कि फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उसको तो आज भी वो लेके बेच सकता था, लेकिन फिर उसमें मुझे मुनाफा कम रहता, 350 में लेके 400 में बेचना पड़ता है। लेकिन वही क्या हो गया कि 3 दिन के बाद वही चीज मुझे 200 रुपये में लेने के लिए मिल गई। फिर मैंने 3 दिन बाद क्या किया, जैसे मुझे 200 ठीक लगता है, मैंने 200 पे ले लिया और फिर वो बंदे को बोला कि आपका ऑर्डर लेके जाओ। फिर उसने रिमेनिंग 300 रुपये, मतलब 400 रुपये का पूरा पेमेंट मुझे आ गया और मैंने उसको वो चीज़ हैंड ओवर कर दी। तो जहाँ पे मैं 50 रुपये कमाने वाला था, वहाँ पे मैंने 200 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेलिंग किया था। मेरे पास नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना के मैंने मार्जिन लेके काम किया था। ओके, सो यही चीज, ये मैं बायर से कर रहा हूँ तो मैं सेलर से भी तो कर सकता हूँ। कि जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं आज ये सस्ता मिल रहा है, कल जाके भाव बढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा कि अभी तक मेरे पास बायर नहीं आया, लेकिन मैं सेलर से क्या करूंगा कि ये चीज आज 200 में मिल रही है ना, मैं माल भर के रखूंगा मेरे, या फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा कि भाई मुझे 200 के रेट में आज नक्की कर, ये टोकन अमाउंट ले ले। फिर बाद में जाके 5 दिन बाद वो 200 का 400 हो जाएगा, तो भी उसको 200 पे ही आपको देना है। तो ये तरीके से, तो इसमें क्या है कि आपके पास शॉर्टेज होता है लेकिन आप फिर भी ट्रेड कर देते हो, और वो जो ट्रेड बाइंग और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आप कमाते हो। तो ये प्राइस डिफरेंस कमाने का जो पार्ट होता है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, और ट्रेडिंग में ये शॉर्ट सेलिंग आ गया। ओके, तो अभी इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके उसमें एक शेयर से भी कोई ट्रेड डालोगे इंट्राडे का, शॉर्ट सेल का, तो उस दिन जो भी प्लस माइनस दिखेगा, वो उस दिन आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये भाई ये शॉर्ट सेल क्या होता है, प्रॉफिट कैसे आता है। ठीक है, ये चीज। तो ट्रेडिंग में ही ये पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में दो दो तरीके का चीज होता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एक पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। इंट्राडे मतलब क्या, आज लेना है और आज ही बेच देना है। तो 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, इक्विटी मार्केट। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आप वो ट्रेड रख सकते हो। अगर आपको लगता है, आपने अभी ट्रेड लिया और 5 मिनट बाद आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक करने हैं, 5 मिनट बाद भी बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, अभी ट्रेड लेके अगले सेकंड में भी आप बेच सकते हो। लेकिन लेने और बेचने का जो भी टर्नओवर होगा, जो भी आप काम करोगे, क्योंकि आप बेच रहे हो तो आपको सामने से खरीदने वाला मिल रहा है, वो सब ब्रोकर कर रहे हैं, तो ब्रोकर तो उसका ब्रोकरेज लेगा ही। ठीक है, फिर ब्रोकर का चार्जेस कैसे होता है, वो टर्नओवर पे देते हैं, या जो भी उनका चार्जेस रहेगा अलग अलग रहता है। तो मोस्टली टर्नओवर पे काम होता है कि 100 रुपए का माल अगर लेते हो और बेचते हो इंट्राडे में, तो 1 पैसा लेते हो आप आपसे। तो कोई 1 पैसा लेता है, कोई 5 पैसा लेता है, कोई ट्रेड पे लेते हैं, ये सब चीजें हैं, तो उनका कमीशन लेगा।
तो आप अभी लेके तुरंत बेचो, या अभी सुबह 10 बजे लेके दोपहर को 2 बजे बेचो, तो भी आपका जो भी टर्नओवर होगा उस पे वो ब्रोकरेज लेगा। फिर उसमें सर म्यूट रखो राव सर। फिर उसमें वो ट्रेड में आपको लॉस आता है या प्रॉफिट आता है वो कुछ मैटर नहीं करेगा। उसने जो सर्विस दिया है वो चार्जेस वो आपसे लेगा। लॉस आता है तो उसमें से और एक्स्ट्रा कट हो जाएगा, प्रॉफिट आता है तो उसमें से भी वो अमाउंट कट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड होता है। इंट्राडे आज लेना है और 3:30 के पहले पहले वो सौदा आपको क्लियर करना है। मतलब आपने अगर 10 क्वांटिटी बाय किया है, 10 क्वांटिटी आपको सेल कर देना है। आप नहीं करोगे तो मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट 15 मिनट पहले ब्रोकर जो भी रेट चल रहा होगा उसको अथॉरिटी वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड निकाल देगा और जो भी लॉस प्रॉफिट है आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है। और दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब आपको एक दिन से ज्यादा अगर वो ट्रेड कैरी करना है, मतलब आपको लग रहा है कि एक दिन मार्केट तो आज गिरा है लेकिन और 3 दिन मार्केट गिरने वाला है या और 4 दिन मार्केट गिरने वाला है, तो फिर क्या करोगे? फिर ट्रेडिंग तो इंट्राडे में अलाउड है, लेकिन मुझे तो 4 दिन के लिए कैरी करना है। फिर उसमें कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी होता है। उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई छोटा मोटा जो ट्रेडर है या एक दो क्वांटिटी लेके वो कैरी नहीं कर सकते आप, उसमें उनको नहीं अटकना है। फिर करना है तो कम से कम इतना वॉल्यूम रहेगा तो ही हम आपको अलाउ करेंगे कि ट्रेड कैरी करो। तो उसमें उन्होंने फ्यूचर्स आ जाए। फ्यूचर मतलब कि आप फ्यूचर का सोच के आप आज ट्रेड बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग के जैसे ही होता है, ऊपर या नीचे, बाय या सेल, लॉन्ग या शॉर्ट। तो आपके पास शेयर्स लेने की रहने की जरूरत ही नहीं होती ना, क्योंकि आपको शेयर्स में काम करना ही नहीं है। आपको तो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट बना के जो भी प्राइस डिफरेंस रहेगा वो एक दूसरे को सेटल करना है, बस इतने इसमें ही आपका है। तो वो कैश मार्केट से आपका कुछ संबंध नहीं है, सिर्फ उसमें जो ऊपर नीचे दिख रहा है उस पर हम लोग सट्टा लगा। तो इसमें फ्यूचर में क्या होता है, लॉट साइज बना दिया है। तो लॉट साइज में क्या होता है कि एक शेयर दो शेयर नहीं ले सकते आप। जैसे अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी सुना रहेगा, निफ्टी का लॉट साइज 50 होता है, तो एक लॉट में 50 शेयर आ गए। शेयर बोल क्वांटिटी बोल दो। ठीक है। और जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का लॉट साइज समझो 250 है। ठीक है। तो एक लॉट में कम से कम 250 शेयर आपको लेने ही है। फिर उसमें आप बाय करो या सेल करो, लेकिन आपको एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट के रेशो से ही काम करना है। तो 250, 500, 750 ये रेशो से आपको शेयर उठाने पड़ेंगे। फिर उसमें मार्जिन भी ज्यादा लगता है ना। क्योंकि इंट्राडे के लिए जैसे आपको 2000 का शेयर 100 रुपए में मिल रहा था, क्यों? क्योंकि एक ही दिन का मूवमेंट का रिस्क था। लेकिन आप अगर वही काम ओवरनाइट के लिए करोगे तो दूसरे दिन और ज्यादा मूवमेंट मार्केट में आने का संभावना बढ़ जाता है ना, तो फिर रिस्क भी बढ़ जाता है। तो फिर ब्रोकर को लगता है कि एक दिन में तो 2-3 टका मूवमेंट हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा अगर ओवरनाइट कैरी करता है तो रात भर में ही अगर वो 1-2 टका ऊपर नीचे खुल गया तो फिर आपसे वो ज्यादा मार्जिन, इधर 5% ले रहा है उधर 10% लगेगा। ठीक है। और मार्जिन तो 10% लगेगा ही, मतलब 100 रुपए के जगह पे 200 रुपए लगेगा आपको 2000 का शेयर लेने के लिए, लेकिन एक शेयर नहीं ले सकते, आपको लॉट में लेना पड़ेगा। फिर वो बोलेंगे 250 का लॉट है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये जो भी वॉल्यूम हो जाएगा आपका, तो आपको उतना पैसा ब्रोकर को देना पड़ेगा, फिर जाके वो पोजीशन आपका कैरी। तो 50,000 आपके पास है तो ही आप वो पोजीशन कैरी कर सकते हो। अभी तो मार्जिन और बढ़ गया है तो 1 लाख के नीचे बैलेंस होके काम ही नहीं बनता। आपको कैरी फॉरवर्ड में जाना है तो फ्यूचर में उतना पैसा हो नहीं। ठीक है। किसी के पास कम है तो उनके लिए ऑप्शन का भी होता है कि वो बाद में आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन कैरी कितना कर सकते हैं उसके लिए भी टाइम लिमिट है। जैसे इंट्राडे को टाइम लिमिट है दोपहर को 3:30 बजे से पहले पहले, वैसे ही आप कैरी अगर करते हो तो उधर एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी मतलब क्या कि ये जो भी आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हो उसका भी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके। लेकिन जैसे इक्विटी में आप देखोगे तो हर महीने के जो लास्ट थर्सडे होता है, गुरुवार होता है, वो आपका एक्सपायरी होता है। मतलब जितने भी लोग जब भी फ्यूचर में ट्रेड लेंगे तो वो एक स्क्रिप्ट चलेगा, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में सब लोग ट्रेड उठाएंगे, माल लेंगे बेचेंगे वगैरह जो भी है ट्रेड बनाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड है? लास्ट थर्सडे। जैसे अभी 29 जुलाई है सपोज दैट, तो लास्ट थर्सडे आ रहा है तो 29 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में सब लोग ट्रेड करेंगे। तो आप आज भी कर सकते हो
28 को भी ट्रेड डाल लो तो भी चलेगा, 29 को भी ट्रेड डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन 29 जुलाई को दोपहर को 3:30 बजे से पहले पहले आपको वो ट्रेड निकालना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस पे मार्केट क्लोज हो जाएगा वो प्राइस पे आपका लॉस या प्रॉफिट बुक हो, तो उसका वैलिडिटी कितना हो गया। तो ट्रेडिंग कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही, उसको एक्सपायरी तो आएगा ही। इंट्राडे का एक्सपायरी हो गया दोपहर के 3:30 बजे, पोजिशनल का एक्सपायरी हो गया एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। तो ऐसा मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी ट्रेड आप 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हो। फिर जितना ज्यादा काम करने जाओगे तो फिर वो मार्जिन भी वो हिसाब से आपका बढ़ते जाएगा घटते जाएगा, ये तरीका। ठीक है, सो ये ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। ओके ये देखो लॉट साइज, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लॉट साइज 2100 का है, L&T फाइनेंस का 9000 का है, यस बैंक 700 है, तो ये फ्यूचर में लॉट है। ओके, और बाकी इक्विटी कैश में आप इंट्राडे करते हो तो 1 शेयर 2 शेयर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मर्जी आए ले सकते हो बेच सकते हो। इधर वैसा नहीं है, लॉट में ही लेना है लॉट में ही। अभी उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट में टाइप कितना है। तो एक होता है इक्विटी मार्केट, दूसरा होता है कमोडिटी और करेंसी। तो इक्विटी, ये जितने भी कंपनी के नाम हम सुनते हैं, ये सब जो मार्केट है जो सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक चलता है, वो इक्विटी मार्केट हो गया। फिर उसमें अलग अलग सेगमेंट्स रहेंगे। और कमोडिटी मार्केट मतलब क्या, जो कमोडिटी मतलब किसी किसी एक का उस पर राइट नहीं है तो कमोडिटी, तो वो उसमें क्या आ गया फिर, ऐसे प्रोडक्ट जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको बुलियन में बोलते हैं, कैटेगरी वन। बाद में एनर्जी सेक्टर आता है तो उसमें क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस। फिर मेटल में जाओगे तो फिर कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया। ओके, तो लीड हो गया, ये मेटल में आ गए। एग्रीकल्चर कमोडिटी भी अलग होता है, पोटैटो हो गया, सोयाबीन, ये सब चीजें। ओके, कोरिएंडर। तो इसमें क्या, इसका भी तो भाव ऊपर नीचे होता है ना रोज का। तो इसमें आप जैसे इधर शेयर ले सकते हो, 1 शेयर 2 शेयर आपने लिया, वैसे इधर काम नहीं करना है। इधर खाली आपको ट्रेडिंग के लिए ही अलाउड है कमोडिटी और करेंसी। तो इधर लॉट फ्यूचर में ही काम होता है, इधर 1 या 2 ऐसा नहीं ले सकते, इधर तो लॉट में ही काम होता है। लेकिन कंपेरेटिवली इक्विटी से ये सस्ते होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर को तो क्या चाहिए, ट्रेडर को कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जिसमें रेट कम या ज्यादा हो रहा है, ऊपर यानी तो नीचे हो रहा है, 2 लोग बैठ जाएंगे, सट्टा लगा देंगे, बराबर। तो ट्रेडर को क्रूड ऑयल में काम करते तो मुझे क्रूड ऑयल का बैरल सऊदी अरब से मेरे घर पे नहीं मंगाना, उसमें जो अप डाउन हो रहा है रेट, उसके ऊपर मैं और सामने कोई बंदा बैठा रहेगा, वो ब्रोकर देखेगा, मुझे नहीं मालूम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मैं ट्रेडिंग करूंगा, पैसा लगाऊंगा, जो भी मार्जिन ब्रोकर बोल रहा है वो दे दूंगा, जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग सेटल कर लेंगे। तो ये तरीके से कमोडिटी। करेंसी में भी जाओगे तो करेंसी में डॉलर यूरो वगैरह जो होता है वो भी रेट अप डाउन होता है, तो उस पे भी हम लोग सट्टा लगा सकते हैं। तो पहले तो वो दलाल शीट पे लोग क्या करते थे कि आके पैसा लगाते थे, इकट्ठा करते थे, आधे पे आधे, कुछ लोग लगाते थे चप्पल सीधा गिरेगा, कुछ बोलते थे चप्पल उल्टा गिरेगा। फिर चप्पल उछालते थे, सीधा गिर गया, तो जो भी ये सब देख रहा है उसका थोड़ा बहुत कमीशन लेके बाकी सब पैसा वो बांट देता था, और बाकी लोग हार जाते थे। ये तरीके से काम होता था। फिर उसको ही उन्होंने क्या किया, वो बैठे बैठे शेयर मार्केट का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, ट्रेडिंग चालू कर। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें देखो, अभी ये कमोडिटी का मैंने आपको बताया, तो कमोडिटी में ये लॉट साइज होते हैं। गोल्ड का लॉट साइज है 100 क्वांटिटी का लॉट साइज है। तो 1 रुपए से गोल्ड का मूवमेंट अगर ऊपर नीचे होगा तो एक लॉट आपने लिया है तो 100 रुपया प्लस या माइनस आपको दिखेगा। ओके, 1 रुपए का मूवमेंट हो गया तो 100 रुपया प्रॉफिट दिखेगा, 1 रुपया आपके प्राइस प्राइस से नीचे आ गया तो फिर 100 रुपया लॉस दिखेगा। ओके, ये हो गया। तो ये लॉट साइज है, इसमें 10 के लॉट साइज वाला भी है जिसको कम पैसा लगेगा, 1 का लॉट साइज भी है तो इसमें तो और कम पैसा लगता है। ओके, 600 700 रुपये में एक लॉट मिल जाता है। अभी वैसे ही सिल्वर है, लीड है, तो हर एक का लॉट साइज बना के रखा है और प्राइस के हिसाब से। अभी जैसे 5000 का लॉट साइज है तो 1 पैसे का मूवमेंट होगा तो 5000 पैसे का मूवमेंट हो गया, मतलब 50 रुपया ऊपर नीचे होगा। तो ये तरीके से। ठीक है, वही आप करेंसी में जाओगे तो इंडियन मार्केट में करेंसी में ट्रेड करने के लिए USD INR, यूरो INR, GBP INR, JPY INR, ये 4 पेयर अवेलेबल है। USD मतलब US डॉलर, और उसके बाद में INR। तो INR क्या हो गया, बेस करेंसी हो गया। तो INR के कंपैरिजन में USD का
जो भी भाव कम ज्यादा होता है उस पे आप पैसा लगा सकते हो। तो कभी 65 रुपए है, कभी 67 है, कभी 68 है, कभी 70 है, तो उस पे भी आप पैसा लगा सकते हो। वही यूरो का, जीबीपी का, इंडियन रुपीज में क्या रेट चल रहा है वो रेट के ऊपर आपको ट्रेड करके आता है। जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और जेपीवाई मतलब जापानीज येन। ओके, तो इसमें सब में लॉट साइज सेम है, 1000 का लॉट साइज है। तो इसमें पैसे में मूवमेंट होता है ना, तो एक पैसे का मूवमेंट आता है तो 10 रुपया प्लस या माइनस होता है। क्यों? 1000 का लॉट साइज है ना, तो 1000 पैसा प्लस या माइनस होता है। तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। करेंसी ऑप्शन जिनके पास पैसा कम है वो ऐसे लोगों के लिए करेंसी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। 3 से 4 हजार में एक लॉट कैरी होता है। वही फ्यूचर में आप इक्विटी में करने जाओगे तो आपको 1-1 लाख रुपए लगते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होता है। वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी करेंसी मार्केट का टाइमिंग क्या होता है? सुबह 9 बजे से लेके रात को 5 बजे तक टाइमिंग होता है, शाम को 5 बजे। ठीक है। और कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग क्या होता है? सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक। तो जैसे आप सीख जाओगे ट्रेडिंग वगैरह, सब चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, जब इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने लगोगे तब आप कमोडिटी में भी शाम को जॉब से आए घर पे फ्रेश हुए तो 6-7 बजे बैठ के आप ट्रेड लो, और पूरा 11-11:30 बजे तक का आप जो मूवमेंट है वो कवर करके उसमें भी प्रॉफिट बना। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सब में काम करेंगे। ठीक है। फिर इसमें क्या हो गया कि हर मार्केट में सेवरल सेगमेंट्स होते हैं, तो कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। तो कैश मार्केट मतलब इक्विटी में ही होता है वो, एक शेयर, दो शेयर आप ले सकते हो, इंट्राडे करो या पोजिशनल करो। फिर फ्यूचर, जो मैंने आपको लॉट साइज वगैरह बताया। और फिर आता है ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन ये एक्चुअली बिजनेस जो करते हैं, तो बायर और सेलर जो होते हैं, जो दोनों के बीच में डील होता है, तो उसमें उनका रिस्क जो होता है वो रिस्क को कंपेंसेट करने के लिए ऑप्शन का जो है वो इजाद किया गया है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, सीधा उनके पास तो कुछ माल होता नहीं है लेकिन ऑप्शन में डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं, या उनके पास फ्यूचर में आप काम कर रहे हो तो फ्यूचर का भी यूज ये हेज करने के लिए होता है रिस्क। लेकिन लोगों के पास माल तो होता नहीं और डायरेक्टली फ्यूचर में काम करने के लिए उतर जाते हैं। इसके लिए फिर वो बहुत बड़ा लॉस करके बैठते हैं, पैसा गवा बैठते हैं। तो एक्चुअली फ्यूचर का कैसे है कि फ्यूचर में देखो आप क्या कर सकते हो, नीचे जाने वाले मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसका फायदा कब होता है कि जैसे रिलायंस का लॉट साइज है 250 का, अभी मेरे पास 250 शेयर है रिलायंस का इक्विटी कैश में। मुझे मालूम है कि ये जो रिलायंस है ये अभी 2300 से नीचे जाने वाला है, सपोज दैट 2000, 1500, 1700 जाने वाला है। अभी ये मालूम है मुझे। ओके, मैंने एनालिसिस किया है कई से। अभी मैं मुझे क्या करना चाहिए फिर? तो 2300 पे मैंने मेरा पूरा शेयर बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और फिर नीचे 1700 पे आएगा तो मैं ले लूंगा। अभी उसमें अगर मैंने मेरा शेयर्स अगर पूरा बेच दिया तो मैं उनका इतना बहुत टाइम से जो मैं उनका इन्वेस्टर हूँ, बोनस, डिविडेंड, ये सब चीजें मुझे मिल रही है वो मिलना भी बंद हो जाएगा। और जैसे कोई डायरेक्टर है कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हो, तो वो बेच देगा तो उसका पोजीशन निकल जाएगा। फिर अभी क्या करेंगे? लेकिन मार्केट तो नीचे जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि फ्यूचर में एक लॉट रिलायंस शॉर्ट सेल कर देता हूँ जब भी मुझे लगता है। तो 2300 पे मैंने एक लॉट शॉर्ट कर दिया, तो इधर 250 शेयर्स मेरे पास बाय में पड़े हैं डीमेट में, और सेम 250 क्वांटिटी मैंने फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया। अभी उसके लिए मार्जिन कितना लगा? अभी इधर 250 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय आपका 2000 का भी रेट पकड़ेंगे तो आपका 5 लाख का माल पड़ा है उधर। ठीक है। लेकिन इधर आपको 1 लाख में ही उतना माल शॉर्ट करने के लिए मिल रहा है फ्यूचर में। तो आपके पास 5 लाख है तो 1 लाख का मार्जिन आराम से आपको ब्रोकर दे देगा, तो एक्स्ट्रा पैसे की भी जरूरत नहीं, आपने शॉर्ट कर दिया। अभी रिलायंस गिरने लगा नीचे, 2300 का रिलायंस आ गया 2000, तो 2000 पे जो 250 क्वांटिटी आपने लिया था उस पे आपको लॉस दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन वही 250 क्वांटिटी फ्यूचर पे जहाँ पे आपने शॉर्ट सेल किया था उसमें तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा ना, उसमें उतना ही आपको प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब आपका अकाउंट नो लॉस नो प्रॉफिट ही चल रहा है। अभी नीचे जाके जब भी आपको पता चला कि अभी 1700 का रेट आ गया, अभी रिलायंस और नीचे नहीं जाएगा, अभी यहाँ से रिलायंस ऊपर ही जाएगा, तो आप क्या करो, वो जो फ्यूचर का ट्रेड लिया था उसका प्रॉफिट बुक कर लो, और आपका अकाउंट नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगा। अभी जैसे रिलायंस ऊपर जाने लगेगा आपको अगेन वो 250 क्वांटिटी पे प्रॉफिट दिखने लगेगा इक्विटी कैश में। और साथ ही साथ आप वो फ्यूचर में और एक लॉट बाय भी कर सकते हो। फिर क्या होगा कि 250 क्वांटिटी इक्विटी कैश का और 250 क्वांटिटी फ्यूचर का, जब मार्केट ऊपर जाएगा पूरा 500 क्वांटिटी पे प्रॉफिट चलेगा।
और जब भी मार्केट वापस 2300 पे जाएगा तो आप क्या करोगे, फ्यूचर का भी प्रॉफिट बुक करोगे और आपका इक्विटी कैश का भी वैल्यूएशन बड़ा रहेगा। मतलब वो जो भी बीच में फॉल आया था उसको पूरा आपने क्या किया, जैसे वो रिकवर हो गया वो फॉल को पूरा इनकैश कर लिया। तो ये चीज के लिए एक्चुअली ये फ्यूचर ऑप्शन आया है। लेकिन लोगों के पास तो 250 शेयर रिलायंस की होते नहीं है और वो सीधा 1 लाख रुपए डाल के रिलायंस फ्यूचर में काम करने बैठते और फिर क्या पलक झपकते वो पूरा पैसा चला जाता। ओके, सो एक्चुअल नीड इसके लिए है, बट लोग सीधा ट्रेडिंग में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का कुछ बेस ही नहीं रहता उनके पास, तो ऐसे में वो हाई रिस्क में ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी उसको कोई रोक तो नहीं सकता है, लोग तो करने ही वाले। ठीक है, तो हमें भी वो करना है। फिर उसमें हो गया आप ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, मतलब जो भी रेट पे आप डील कर रहे हो उस पे उसको आप लॉक कर सकते हो। मतलब अगर मुझे मेरा माल समझो गेहूं है तो 2500 के भाव में मुझे वो, क्विंटल के भाव में मुझे वो, मैंने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई मेरी जो भी फसल आएगी 2500 के भाव से मैं बेचूंगा। अभी कल जाके क्या हो जाता है कि मार्केट में जो है वो भाव कम हो जाता है। 25 जब तक फसल आती है उगती है तब तक वो भाव 2000 पे आ गया। तो अभी कंपनी क्या बोलेगी, मैं आपसे माल नहीं लूंगा, मैं दूसरे से ले लूंगा क्योंकि 2000 में तो मार्केट में मिल रहा है मुझे। लेकिन अभी डील तो बन गया है, चलो वो है जो भी लीगल। तो वो केस में आप क्या करते हो कि आप ऑप्शन ले लेते हो 2500 का, कॉल बाय करते हो। मतलब क्या, अगर 2500 के नीचे जितना भी रेट जाएगा तो आपको तो 2500 के हिसाब से ही पेमेंट आएगा। ओके, और अगर 2500 के ऊपर मार्केट जाएगा तो उस दिन जब आप डील करोगे उस दिन अगर मार्केट का रेट 2800 है तो आपको 2500 पे नहीं बेचना है, तो आपको 2800 पे ही बेचना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऊपर जितना भी जाएगा उतना सब प्रॉफिट आपको रहेगा, लेकिन आपका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उससे नीचे जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। वो जितना भी नुकसान होगा, ओके, तो वो कितना आपने जो प्रीमियम दिया है उतना प्रीमियम ही आपका जाएगा। तो इसमें जैसे इंश्योरेंस निकालते हैं तो हम प्रीमियम पे करते हैं बराबर, तो 5 लाख का इंश्योरेंस निकालने के लिए समझो मैं 10,000 का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो फिर मेरा क्या रिस्क में कितना है, वो 10,000 ही है। अगर मैंने वो क्लेम आता है मैं करता हूँ तो मुझे वो, मैंने एक भी प्रीमियम दिया है 10,000 का तो भी पूरा 5 लाख मुझे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं क्लेम नहीं करता हूँ तो वो मेरा लैप्स हो जाएगा। तो ये तरीके से ऑप्शन में काम होता है कि 2500 से जितना भी नीचे जाए मैक्सिमम जीरो हो सकता है आपका, इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा, और जितना भी ऊपर जाएगा वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये हो गया, बेचने वाला जो बंदा है उसको मार्केट नीचे जाने में रिस्क है तो वो क्या कर रहा है, कॉल लेके बैठ रहा है। अभी जो खरीदने वाला है उसको मार्केट ऊपर जाएगा तो रिस्क है ना, वो आज 2500 में ले रहा है और फिर 3000 हो गया तो फिर वो पुट ले लेता है कि फिर क्या है, जितना भी भाव गिरेगा उतना पूरा कंपनसेशन उसको मिलेगा। लेकिन जो प्राइस पे वो पुट लेगा 2500 पे समझो उसने लिया, तो उससे जितना भी ऊपर जाएगा वो उसको नहीं मिलेगा, फिर उसमें उसको लॉस चलेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना, जितना प्रीमियम दिया है उतना ही। ओके, सो ये केस में क्या है, ये दोनों का रिस्क कितने किसने उठाया है, जो आपसे ये ट्रेड करवा रहा है। मतलब अभी जैसे आप कॉल पुट ले रहे हो तो प्रीमियम जिसको भी आप पे कर रहे हो वो आपका रिस्क उठा रहा है। तो आपका अगर सिचुएशन वैसा हो जाता है जैसे आप बोलते हो वैसा ही अगर मार्केट में होता है तो आपको जो भी आपका लॉस रहेगा वो जिसने प्रीमियम आपका लिया है वो आपको पूरा लॉस भर के देगा। ओके, सो ये ब्रोकर्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसको ऑप्शन बोलते हैं। तो लोगों को ये कंसेप्ट मालूम नहीं होता और डायरेक्टली वो सीधा ऑप्शन में ट्रेड करने लगते हैं। तो फिर ऐसे में तो विदाउट नॉलेज कुछ भी चीज करने जाओगे तो वो तो गैम्बलिंग ही हो जाता है, और गैम्बलिंग करेंगे तो पैसा जाने ही वाला है, क्योंकि आ भी गया तो बंदा रुकता नहीं, वो वापिस जब तक पूरा जाता नहीं तब तक उठता नहीं है बंदा। ये चीजें होती। तो आपको डिसाइड करना क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको गाइड करेंगे, वैसे वैसे करते जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे अभी ऑप्शन में काम करना है तो जैसे फेरारी कार चलाने के जैसा है सपोज दैट, तो आपको कार ही चलाती नहीं आती, क्लच ब्रेक गियर ही मालूम नहीं, तो पहले तो मारुति 800 पे ही बैठना पड़ेगा ना, क्या करें। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सपर्टीज आते जाएगी, सीखते जाओगे तो हम सब में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में वैसा होने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये 2000 का स्टॉक अभी 2100 जाने वाला है।
ये अगर मालूम है तो बाय ट्रेड लेके फायदा है ना, लेकिन वही मालूम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर गैम्बलिंग हो गया वो। तो वो मालूम करने के लिए हमें फिर टेक्निकल एनालिसिस या सब चीजें समझना है। तो ये तो मैंने आपको अभी एक्सपायरी भी बता दिया था, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है। जो भी है ये और डिटेल में जाओगे फ्री में बहुत पड़ा है डाटा। लेकिन मैं बोलता हूँ जब आप खुद ट्रेडिंग करोगे तब जो बेसिक मार्केट का सीखोगे वो उससे ही सीख पाओगे। बाकी किसने कितना भी अच्छा है आपको एक्सप्लेन किया, उससे आपको पैसा नहीं आने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, तो ही आपको तैरने की टेक्निक आएगी। बाकी कितना भी वीडियो देख लिया तो आप सीधा पानी में कूद के तैर नहीं पाओगे या कार पे बैठ के कार चला नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो लर्निंग पे फोकस रखो, अर्निंग इसका बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें इम्पोर्टेंट हमारा जो सेशन है वो यहाँ से चालू होगा, टेक्निकल एनालिसिस जो हमें सीख, चार्ट के क्या है कैसे देखने हैं वो सब चीजें। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो उसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, 5 मिनट देता हूँ मैं। आगे जाना है फिर? हेलो? यस सर, आगे चलो। ओके सर, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक तो कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी चार्ट टाइप स्टॉक मार्केट, जैसे आप न्यूज चैनल देखते हो या कुछ भी देखते हो मोबाइल पे, अभी बहुत सारे एड्स वगैरह भी आते हैं, तो आपको ऐसे चार्ट दिखते रहेंगे ना, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बराबर। तो चार्ट में भी अलग अलग तरीके के चार्ट रहते हैं। ये लाइन चार्ट हो गया, ये बार बनते हैं, जैसे बार चार्ट, फिर कैंडल स्टिक चार्ट। तो ये चार्ट मतलब क्या है, जो भी मार्केट में हो रहा है उसका हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये चार्ट जो हो गया है उसको ये चार्ट दिखाएगा, जो होने वाला है वो नहीं दिखाएगा चार्ट, बराबर। वो हमें एनालिसिस करना है, तो उसी टेक्निक को हम समझने के लिए उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट पहले रीड करते आना चाहिए आपको। तो क्या है कि हिस्ट्री प्रॉपर रीड करते आएगा, उसका बिहेवियर रीड करते आएगा, वो क्या कह रहा है चार्ट, वो जब भी आपको समझ में आएगा तो फिर आप समझ पाओगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे जाके मार्केट में क्या होना है। तो इसके लिए क्या है कि चार्ट कैसे रीड करना है, तो ये सबसे लाइन चार्ट बार चार्ट तो है, लेकिन सबसे इजी और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कैंडल स्टिक चार्ट यूज किया जाता है, जो हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मार्केट के बारे में। तो अब ये कैंडल स्टिक क्या होता है, ओके, कैसे इसे यूज करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई एक चार्ट लगा के। जैसे अभी यहाँ पे मैंने टीसीएस का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, ये देखो, ये कैंडल स्टिक आपको दिख रही है। तो इसमें ये अभी कैंडल बना है, ये जो है पूरा इसको कैंडल बोलते हैं। तो ये कैंडल क्या बताता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, कितना मार्केट ऊपर गया था, कितना मार्केट नीचे गया है। कोई ओपन हाई लो क्लोज जो होता है दिन भर में, वो एक कैंडल हमें डाटा प्रोवाइड करता है। तो हम जो भी टाइम फ्रेम लेंगे उतने टाइम का एक कैंडल बनेगा। तो जैसे अभी मैंने 15 मिनट लिया है, तो हर 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ ये वो कैंडल बताएगा, फिर नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसकी। जैसे अभी ये देखो, 12 बजे का कैंडल है, नीचे टाइम दिखता है देखो, 12 बजे का कैंडल है, और ये 12 बजे नया कैंडल चालू हो गया। तो ये, तो अभी जैसे एक दिन में क्या हुआ देखना है, तो एक दिन का एक कैंडल बनेगा। तो ये एक दिन में क्या हुआ है ये अगर हमें रीड करना है, तो मैं आपको इधर समझाता हूँ कि अभी रेड ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं ना आपको। तो एग्जैक्टली कैंडल स्टिक क्या होता है कि समझो कोई एक स्टॉक है XYZ, ओके, वो ओपन होता है 250 पे, ठीक है, सुबह 9:15 बजे। फिर दिन भर मार्केट में अप डाउन हुआ, 9:15 बजे से वो जो स्टॉक है वो नीचे आना चालू हुआ। ठीक है, और फिर मार्केट ने सबसे ज्यादा लो क्या किया कि 220 तक वो स्टॉक नीचे गया, समझो 11 बजे तक। फिर 220 के नीचे रेट गया ही नहीं, फिर ऊपर जाने लगा, ऊपर गया गया, और फिर दोपहर को 2 बजे ज्यादा से ज्यादा उसने 290 का समझो हाई किया, 290 का रेट चल रहा था। फिर 2 बजे के बाद मार्केट नीचे आना चालू हुआ, और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया 270 पे। तो क्या हुआ, 9:15 बजे का ओपनिंग प्राइस हो गया 250 और क्लोजिंग प्राइस हो गया 270।
तो ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर हुआ कि नीचे हुआ? हेलो, ऊपर हुआ ना? तो ओपनिंग से जब भी क्लोजिंग ऊपर होता है तो कैंडल का कलर क्या बनता है? ग्रीन। और वही अगर उल्टा हुआ कि सुबह मार्केट 270 पे खुला और 3:30 बजे 250 पे क्लोज हुआ, तो कैंडल का कलर क्या बनेगा? रेड। ओके, सो ओपन और क्लोज जब भी रिवर्स होंगे तो कैंडल का कलर चेंज होगा, लेकिन हाई और जो लो रहेगा वो तो चेंज नहीं होगा ना। हाई तो हाई ही रहेगा, लो तो लो ही रहेगा, बराबर। तो ये जो ओपन और क्लोजिंग का जो डिफरेंस मेंशन किया जाता है उसका एक बॉक्स बनाया जाता है, ये बॉक्स को बॉडी बोलते हैं। और ये जो लो और हाई कितना मार्केट गया था उसके लिए ये जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको टेल बोलते हैं या शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक का एक कैंडलस्टिक जब भी बनता है तो उसमें एक बॉडी और शैडो, या फिर आप शैडो को टेल भी बोल सकते हैं, ये दो पार्ट रहते हैं। वो हमें अपर शैडो और लोअर शैडो और बॉडी, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। ये तीन पार्ट मिला के कैंडलस्टिक बनता है। तो मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे कि चलो मुझे देखना है कि टीसीएस में 6 जुलाई को क्या हुआ था। तो ये 6 जुलाई डेट दिख रहा है क्या? नीचे नीचे देखो, मैं जैसे ही लाइन इसके ऊपर लेके जाऊंगा नीचे डेट आता है, 6 जुलाई दिख रहा है कि जूम करूँ? जूम करने की जरूरत नहीं है ना, रीडेबल है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो 6 जुलाई को टीसीएस में क्या हुआ था अभी कैसे पता चलेगा? ये ऊपर देखो, जैसे ही जब जो कैंडल पे मैं जाऊंगा ये ऊपर देखो, ओपन हाई लो क्लोज लिख के आएगा। ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो और सी मतलब क्लोज। तो 6 जुलाई को टीसीएस एक दिन का चार्ट है, हाँ, ये टाइम फ्रेम एक दिन है, एक दिन का एक कैंडल है। तो टीसीएस 6 जुलाई को कौन से प्राइस पे ओपन हुआ था? 3313। 3313। ओके, 3313 पे खुला था। और कौन से प्राइस पे क्लोज हुआ है देखो? 3262। करेक्ट। तो सी दिख रहा है ना ऊपर, सी, ये आपको देखना है। तो 3262 पे वो क्लोज हुआ। तो ओपनिंग से क्लोजिंग किधर है? नीचे। तो ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे आया, इसकी वजह से वो कैंडल का कलर रेड बन गया है, ठीक है। और पूरे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा टीसीएस कितना नीचे गया था वो कैसे पता चलेगा? वो जो लोअर टेल होता है उससे पता चलता है, लेकिन ऐसा मैन्युअली देखेंगे तो वो नहीं पता चलेगा। एग्जैक्ट प्राइस जो है, खाली उसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन लेके जाओ, उसको ऊपर जो एल दिख रहा है वो उसका सबसे लोएस्ट प्राइस था उस दिन का जिस पे ट्रेड हुआ था। कितना है वो? 3256.10। हाँ सर, क्या बोल रहे थे? 3256.10। करेक्ट। और दिन भर में कितना ऊपर गया था, मैक्सिमम कौन से प्राइस पे ट्रेड हुआ था? वो जो अपर टेल है आपको दिख रही, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है वो आपको एच में देखना है। कितना है? 3328। 3328। समझ में आया? तो अभी कोई भी कैंडल में बोलूंगा तो आपको रीड करते आना है। तो ये देखो इधर ग्रीन कैंडल बना है। तो 24 जनवरी को क्या हुआ था बताओ अभी? सर ओपन कितना है? ओपन 3284। ओके, क्लोज कितना है? क्लोज 3373.60। करेक्ट। ओके, सो कैंडल इसके लिए ग्रीन बन गया, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर। फिर हाई कितना है? एच देखेंगे। 3383। ओके, और लो 3278। 3278। करेक्ट। यस सर। ओके, तो ये रीड करते आगे। अभी ये हो गया एक दिन का। वही मुझे देखना है कि आज सुबह 9:15 बजे से लेके 9:30 बजे तक मार्केट में क्या हुआ था, वो मुझे अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? ये 15 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये एक कैंडल जो बनेगा वो 15 मिनट का एक कैंडल है। तो वो एक दिन में क्या हुआ बता रहा था, ये कैंडल अभी 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ वो बताएगा। जैसे अभी ये देखो 19 जुलाई का ये कैंडल आ गया, फर्स्ट कैंडल, ठीक है। कैंडल का ओपनिंग टाइमिंग देखो नीचे लिख के आता है, क्या है? 3180। 9:15 बजे। 9:15 बजे, ठीक है, टाइमिंग में बोल रहे थे, ठीक है। 950। तो 9:15 बजे का टाइमिंग मतलब वो ओपनिंग टाइमिंग है। क्लोजिंग टाइमिंग क्या रहेगा फिर उसका? उसका 15 9:15 से मिनट का है। 9:30। 9:30। करेक्ट। 9:30। नहीं, 3:30 नहीं रहेगा सर, 15 मिनट का एक कैंडल है।
9:30 बजे से 9:30 बजे साढ़े तक। नौ बजे। वो कैसे पता चलेगा? ये देखो नेक्स्ट कैंडल जो है उसका ओपनिंग टाइमिंग देखो क्या आया, 9:30। दिख रहा है नीचे, देखो इधर नीचे, यस ठीक सर। है 9:30। तो दूसरा कैंडल 9:30 को स्टार्ट हुआ, मतलब ये 9:30 को क्लोज हुआ ना। ओके, तो ये 15 मिनट का एक कैंडल। तो सुबह पहले 15 मिनट में क्या हुआ था? मार्केट ओपन हुआ 180 पे, फिर वहां से ऊपर गया 199 तक, ऊपर गया 199 तक, फिर वहां से मार्केट नीचे गिरा, फिर 9:30 से पहले पहले मार्केट सबसे नीचे कितना गया? 3176। तो अभी पहले पहले नीचे गया है, मतलब ओपन नीचे है ना, तो पहले ओपन हुआ मार्केट 3180 पे, फिर वहां से मार्केट नीचे गया 3176 पे, फिर वहां से मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, मैक्सिमम ऊपर गया 3199 तक, और फिर 9:30 बजे मार्केट का रेट ये चल रहा था जहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया। तो कितना चल रहा था? 3197.50। और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग देखो सेम ही है, लगभग एक 5 पैसे का डिफरेंस है। ये कैंडल का क्लोज है 0.50, 3197.50, लेकिन दूसरे कैंडल का ओपन भी वही है, मतलब वही प्राइस के नियर वो खुल गया है, ठीक है। तो फिर दूसरे 15 मिनट में क्या हुआ? मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो ये तरीके से अभी ये देखो ये कैंडल बना है इधर 9:45 बजे का कैंडल। तो इसका आप देखोगे तो बॉडी बहुत छोटा है और टेल बहुत बड़ा है, बराबर। तो ये भी कैंडल स्टिक ही है, लेकिन जबकि उसका क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस कम है, इसके लिए बॉडी छोटा बना है, बराबर। और यस सर। ओके। टेल बड़ा बन गया है, बस ऐसा कुछ नहीं है। अभी और एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो ये कैंडल, इस कैंडल को एक ही साइड में टेल है, देखो एक साइड में टेल ही नहीं बना है। क्यों नहीं बना? क्योंकि जहाँ पे खुला मार्केट सीधा वही से मार्केट नीचे ही गया, ऊपर गया ही नहीं, तो हाई बना ही नहीं उसका। तो उसका ओपन और हाई देखो अभी इधर, ठीक है इधर अलग दिख रहा है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ओके। तो इधर नहीं दिख जाएगा, मैं आपको वो भी एग्जांपल बताऊंगा। ये कैंडल स्टिक रीड कर पाएंगे अभी? हाँ सर, बोलिए सर। ओके, ठीक है। तो अभी इसमें और एक एडवांस में जाएंगे, एक पैटर्न आता है कैंडल स्टिक में। टाइम फ्रेम मैंने बताया 5 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट से होता है टाइम फ्रेम, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जगह पे कैंडल सेम दिखेगी। इसमें अभी एक एडवांस आता है हेकिनाशी कैंडल चार्ट। हेकिनाशी क्या होता है एग्जैक्टली? हेकिनाशी कैंडल किसको बोलते हैं? तो उसके हेकिनाशी कैंडल बनता है तो उसके बैकएंड में कुछ फॉर्मुलेशन होता है, वो तरीके से वो अप्लाई करके फॉर्मूला वो कैंडल बनता है। तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें कैंडल स्टिक के जगह पे हेकिनाशी कैंडल यूज करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। इससे हमें फायदा मिलता है, मतलब ऐसा समझ लो कि परफेक्ट एनालिसिस है, समझ लो आप, ठीक है। तो अभी हेकिनाशी चार्ट रीड करते आना जरूरी है। तो हेकिनाशी में 2 तरीके की कैंडल फॉर्म होती है, ओके। तो इधर देखो ये बार चार्ट आ गया, ये बार चार्ट हो गया आपका। फिर इधर वैसे ये लाइन चार्ट हो गया, खाली क्लोजिंग जो रहेगा सबको जोड़ते जाएंगे तो ये लाइन बनते जाएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा डाटा मिलता नहीं है। और ये यहाँ पे हेकिनाशी लिख के आएगा, तो हेकिनाशी में जैसे ही लेता हूँ, ये कैंडल स्टिक कैंडल्स ही है, लेकिन हेकिनाशी पैटर्न की कैंडल। तो इसमें देखो 2 तरीके की कैंडल होती है। एक कैंडल ऐसी जिसे दोनों साइड में टेल है, और एक कैंडल ऐसी जिसे सिर्फ एक साइड में टेल है, एक साइड में टेल नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ये जो कैंडल है, जो कैंडल को दोनों साइड में आपको टेल दिख रहा है, ऐसा जो भी कैंडल रहेगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डोजी कैंडल, ओके, ठीक है। तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया? डोजी कैंडल। तो ये भी डोजी कैंडल है, बाद में ये भी डोजी है, चाहे ग्रीन रहेगा तो भी, 2 बाजू में टेल है तो उसे बोलेंगे डोजी। और वही आपको ऐसा दिख रहा है कि देखो ये कैंडल जो है रेड वाला, इसमें क्या है कि एक साइड में टेल है लेकिन एक साइड में टेल ही नहीं है, वो कैंडल ऊपर से प्लेन है, उसको शेव्ड कैंडल भी बोलते हैं। शेव्ड मतलब क्या? कि टकला कैंडल है वो ऊपर से, ओके। तो बियरिश शेव्ड कैंडल, बियरिश शेव्ड हेड, मतलब जिसको नो टॉप, तो ऐसा कैंडल, तो हम सिंपली उसको प्लेन कैंडल, वो प्लेन है एक साइड, ठीक है।
तो ऐसे कैंडल को हम प्लेन कैंडल बोलेंगे। तो ये डोजी कैंडल हो गया, प्लेन कैंडल हो गया। अभी इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन ही है, चाहे वो ऊपर के बाजू में प्लेन हो या नीचे के बाजू में। तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सिर्फ दिख रहा है मुझे, इसके लिए मुझे वो कैंडल प्लेन है कि क्या है वो नहीं समझना है, ठीक है। इस चार्ट पे हम अभी चेक करते हैं। ये देखो अभी ये कैंडल आपको प्लेन दिख रहा है ऊपर के साइड में, लेकिन वो कैसे तय करना है कि प्लेन है कि नहीं? इसका ओपन इक्वल टू ओपन और हाई देखो, डिफरेंस है कि सेम है? डिफरेंस है, ठीक से देखो सर, सेम है, सेम है सर, सेम है ना? ओपन इक्वल टू हाई है ना, ओपन कितना है 3188.86 और हाई कितना है 3, सेम ही है। सेम सेम। तो ओपन इक्वल टू हाई है मतलब क्या? जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा भी ऊपर नहीं गया वहां से नीचे, मतलब उसका हाई बना ही नहीं ना, इसके लिए टेल बना ही नहीं उसका, करेक्ट। और वही आप देखोगे लो और क्लोज में, देखो अभी ओपन इधर है, क्लोज नीचे है ना, तो लो और क्लोज में डिफरेंस है क्या? हाई सर, ये 3 रुपए डिफरेंस। का 3.5 रुपए का डिफरेंस, इसके लिए टेल बना ना फिर नहीं। टेल। क्यों? डिफरेंस है, नहीं रहते तो ये नीचे के साइड में प्लेन बन जाता। वही आप अगर ग्रीन कैंडल देखोगे, रेड में आपका ओपन इक्वल टू हाई था, वही आप ग्रीन देखोगे, देखो कौन से ओपन साइड में इक्वल प्लेन है वो? ओपन इक्वल टू लो। करेक्ट। ओपन और लो का वैल्यू देखो सेम है, एग्जैक्ट सेम। सेम है। तो उसमें आपको 5 पैसे का भी डिफरेंस दिखता है तो भी वो कैंडल प्लेन नहीं है, ओके। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो सिर्फ दिख रहा है आंखों से, इसके लिए इसको प्लेन बोल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये खत कैंडल वैसा भी है। और ये जो बाकी दिख रहे हैं जिनको दोनों साइड में टेल है, वो डोजी कैंडल हो गया, ठीक है। अभी ये कैंडल देखो, ये कैंडल जो है, ये देखने से तो प्लेन लगता है ना, एकदम से देख लोगे, लेकिन प्लेन है कि नहीं सिर्फ आंखों से दिख रहा है, इसके लिए नहीं समझना है। मैं उसको जूम करता हूँ या फिर नहीं भी किया जूम, खाली आप उसका ओपन रेड कैंडल है ऊपर के बाजू में प्लेन दिख रहा है, तो ओपन इक्वल टू हाई है क्या चेक करो जरा। नहीं नहीं है सर, 30 पैसे का 30 फर्क। पैसे का डिफरेंस है, बराबर। मतलब वो कैंडल को शैडो या टेल है, वो दिख रहा है, इसके लिए प्लेन नहीं समझना है उसको। उसका ओपन और हाई कंपेयर करना है, रेड कैंडल है तो, और ग्रीन है तो ओपन और लो कंपेयर करना है, सेम होगा तो ही उसको प्लेन बोले, ठीक है। ये डोजी कैंडल में डोजी और प्लेन है कि नशे में, ये दो चीजें आपको डिफरेंशिएट करती आनी चाहिए। अभी एक तीसरा कैंडल मैं आपको बोल रहा हूँ कि डोजी रहे या प्लेन रहे, लेकिन इनसाइडर है कि नहीं वो भी आपको देखते आना चाहिए। अभी इनसाइडर मतलब क्या? इनसाइड, किसी के अंदर, बराबर, किसी के रेंज के अंदर जो आएगा उसको इनसाइडर बोलेंगे। तो आप इधर देखो, अभी ये रेड है कि ग्रीन है वो मैटर नहीं करेगा, वो छोड़ दो। खाली ये पिछला जो कैंडल है उसका हाई मतलब क्या है? अपर शैडो का लेवल, वो डैश डैश करके इधर मार्क कर दिया है। और इसका लो जो है उसका प्राइस रेंज भी मार्क कर दिया है। तो ये हाई और लो का जो रेंज है ये कैंडल का, बड़े कैंडल का, वो रेंज में ये नेक्स्ट वाला कैंडल बना है। मतलब नेक्स्ट वाले कैंडल ने ना पिछले कैंडल के हाई से ज्यादा हाई बनाया, या पिछले कैंडल से लो से ना कम लो बनाया, उसके बीच में वो कैंडल ओपन हुआ और क्लोज भी हो गया, बराबर। तो ऐसा जो कैंडल बनेगा जो किसी कैंडल के रेंज में ही रहता है, उसे बोलेंगे इनसाइडर कैंडल, ओके। तो जैसे अभी ये जो बड़ा कैंडल है इसे मदर कैंडल भी बोलते हैं, ओके। तो ये इसके पेट में है ना ये कैंडल, तो ये इनसाइडर कैंडल हो गया, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई कोई इसको एंगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं, कि मतलब ये एंगल्फ कर रहा है, मतलब क्या, निगल जा रहा है, ये पिछला वाला कैंडल पूरा का पूरा ये कैंडल को निगल जा रहा है। तो ये हो गया इनसाइडर कैंडल। तो इनसाइडर मतलब क्या? किसी भी कैंडल के हाई या लो के रेंज के अंदर अंदर कोई कैंडल बनता है तो हो गया इनसाइडर, ठीक है। तो उसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे अभी यहाँ पे। वैसे तो एग्जांपल है लेकिन बहुत इजी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो अभी ये दो कैंडल को कंपेयर करना है आपको, तो इसमें इनसाइडर कैंडल कौन सा बनेगा? ये
हाँ, सेकंड वाला बनेगा कि फर्स्ट वाला बनेगा? सेकंड वाला। हाँ, कैसे पता चला फर्स्ट आपको? वाला मॉडल कैंडल। अभी ओपन देखो, ओपन और लो के बीच में। हाँ ठीक है, लेकिन अभी जैसे कई कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी देखो, देखने से ही पता चल जाता है ना कि ये कैंडल के बीच में ये है, लेकिन कभी कभी नहीं वैसा एग्जैक्ट। अभी देखो ये दो कैंडल है, तो वो देखने से नहीं पता चल रहा है, तो आपको क्या करना है, खाली रेंज मैच करना। जैसे अभी ये कैंडल है, इसका हाई क्या है, 3205.25, बराबर। दूसरे कैंडल का हाई उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, ज्यादा नहीं है, अंदर ही है वो, 3203 है। फिर लो में देखेंगे तो इसका लो 98 है और इसका लो जो है वो 99 है, मतलब ना लो ब्रेक किया है ना हाई का रेंज ब्रेक किया है। तो कैंडल क्या हो गया, इनसाइडर। फिर इनसाइडर कैंडल कौन सा आ गया, ये जो कैंडल है सेकंड वाला 2:30 का, वो इनसाइडर कैंडल। और आपका मदर कैंडल कौन सा हो गया, ये 2:15 बजे। ठीक है, ये तरीके से। तो अभी जैसे कोई बड़ा सा एक कैंडल है क्या, वो चेक करते हैं, कई दिन है ना। सर देखो ओपन, ये सर एग्जांपल। ओपन इज, सर हाँ, एक छोटा सा डाउट, ओपन इज इक्वल टू हाई, वो बेरिश है ना, लाल कैंडल है ना? नहीं नहीं, इनसाइडर के लिए वो देखना ही नहीं है ना, प्लेन है कि क्या है वो तो बाद में। मैं इनसाइडर कैंडल ढूंढने का अभी आपको सिखा। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई ठीक है, बात वो नहीं। कंसेप्ट अलग हो गया, ओपन क्या प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल, वो कंसेप्ट हो गया। तीसरा कंसेप्ट है कि भले कैंडल डोजी है या ओपन प्लेन है, वो इनसाइडर है कि नहीं वो देखते आना है। ठीक है, फिर हमें डोजी ठीक, कैंडल यूज करना है कि प्लेन यूज करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो ओके इनसाइडर रहेगा ना, हम्म, तो फिर वो डोजी रहे या प्लेन रहे, हमें वैसा इनसाइडर कैंडल कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि वो कैंडल कोई जजमेंट ही नहीं दे रहा है। वो पैनिक जोन में बना हुआ कैंडल, ऐसा समझ। तो ओके। देखो अभी ये दो कैंडल अगर आप कंपेयर करोगे, 9:15 बजे का कैंडल और 9:30 बजे का कैंडल, तो ये 9:30 बजे का कैंडल इनसाइडर है या नहीं, कैसे पता चलेगा? वो इसका प्रीवियस कैंडल का हाई अंदर ब्रेक होना चाहिए। किया हो तो नहीं है। हाँ हाँ, इसके तो अभी अंदर है। देखो ये सिर्फ देखने से समझ में आ रहा है क्या हाई ब्रेक किया है कि नहीं, सेम ही लग रहा है ना। सेम लग रहा है, वो हाई में सेम है तो सर। खाली दिख रहा है ऐसा नहीं, कभी कभी 5 पैसे से भी अगले कैंडल ने ब्रेक किया होता है और आपको उसको इंसाइडर समझ के गलती कर करेक्ट। बैठते हो। तो पहला जो भी कैंडल है जो आपका इंसाइडर रेंज बना रहा है, वो कैंडल का हाई चेक करो क्या है। 3199.8 अभी सर। लो में तो कंफ्यूजन है ही नहीं ना, लो में तो चलो देख के ही पता चल जा रहा है ना, वहां अंदर ही है। हाँ हाई में कंफ्यूजन है तो हाई को कंपेयर करो, 3199.8 हाँ, और दूसरे कैंडल का हाई क्या है, उसका भी वही है। सेम हाई है। तो मैंने हाँ क्या बोला है कि ज्यादा होना चाहिए, सेम भी हम्म, रहेगा तो भी वो इनसाइडर ही है। ये इनसाइडर है सर। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब 80 है ना, तो मैं बोलता हूँ 85 ही रहता ना इसका हाई, तो हम्म, भी मैं ये कैंडल को कंसिडर कर लेता, ये इनसाइडर नहीं होता है। ठीक है, ओके अभी ठीक है। अभी ये जो कैंडल है वो इनसाइडर है क्या, 945 का किसके साथ कंपेयर करोगे, पिच इसके पिछले वाले प्रीवियस कैंडल के कैंडल। साथ। उसके साथ नहीं, उसके बाजू वाला। एक मिनट, ये कौन कौन वो आंसर कौन देख रहा है? आपने कुछ तो भी ट्रेडिंग किया है सर, या ट्रेनिंग है इसके लिए आप बोल रहे हो, तो आप थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, मेरी वैसे बात तो करें सर, जिन्होंने मेरी कुछ बात भी करें। नहीं किया है उनको मैं पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला है कि अ, किसी भी कैंडल को उसके पिछले कैंडल से कंपेयर करना है आपको इनसाइडर के लिए, तो सिंपली आप क्या करोगे, ये कैंडल को अगर कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, इसके पिछले कैंडल से कंपेयर करोगे। नॉइस किसका आ रहा है, म्यूट करो। नीलेश कोंबडे सर, सर तुम्ही माइक म्यूटच राहू द्या सर, तुम्ही असं पण तुम्ही डबल कनेक्ट केले ना, तुम्हाला माहिती है कॉन्सेप्ट। तो ये देखो, ये कैंडल को हम पिछले कैंडल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम्म, लेकिन मैंने क्या बोला है कि जो कैंडल खुद इनसाइडर है, वो कैंडल हमें कंसिडर करना है क्या, नहीं, नहीं। मतलब हमारे लिए वो कैंडल चार्ट पे है ही नहीं, ऐसा समझ के चला। ओके। ठीक है, तो अगर वो कैंडल चार्ट पे है ही नहीं, तो फिर ये कैंडल को किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसका सीधे पहले इसके वाला। साथ करेंगे ना। हम्म, ओके, तो अभी क्या पता चला, ये कैंडल को इसके साथ कंपेयर किया, ये भी इनसाइडर हो गया। ठीक है, अभी इसके अगला कैंडल देखो,
अभी इसके अगले कैंडल को, ये कैंडल को किसके साथ कंपेयर करेंगे? पहले कैंडल पीछे वाले के साथ कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये खुद भी चोर हो गया, तो अभी ये क्या बताएगा दूसरा चोर है क्यों, बराबर? तो ये भी इनसाइडर हो, तो ये मेरे लिए भी, ये दोनों कैंडल मेरे लिए नहीं है, तो मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? इसके। क्या है कि जो भी आपका नॉन इनसाइडर कैंडल है उसके साथ आपको किसी कैंडल को कंपेयर करना है। तो नॉन इनसाइडर कैंडल कौन सा है? ये, क्योंकि ये कैंडल किसी का भी इनसाइडर नहीं है। जैसे ही मुझे कोई नया कैंडल मिल जाएगा जो ये कैंडल का हाई या लो ब्रेक कर देगा, फिर ये कैंडल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो कैंडल के साथ में हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन तब तक नॉन इनसाइडर कैंडल यही रहेगा जब तक इसका हाई या लो का रेंज कोई कैंडल ब्रेक नहीं करता है। तो इसका सर range कलर क्या बन सर जाएगा? कलर से कोई मतलब नहीं ना सर? कलर से नहीं मतलब, अच्छा, कलर से ओके। कुछ नहीं, खाली इनसाइडर कैंडल आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एक मिनट, ड्राइंग वाइंग कुछ नहीं इधर। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा समझ लो, ये देखो, ये जो भी आपको ऊपर का रेंज दिख रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डैश डैश के लाइन, ये उसका अपर लेवल हो गया, और ये कैंडल का जो लो रहेगा वो एक नीचे दिख रहा है। तो ये दो लाइन के बीच में जितना भी कैंडल अभी बनेगा वो सब इनसाइडर है, तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट ही पूरा इनसाइडर हो, ठीक है? ये जो मूवमेंट है पूरा यही इनसाइडर हो गया, मतलब आज का पूरा दिन ही इनसाइडर था पहले फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का। ओके, तो इनसाइडर रेंज आपको अभी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। पहले कैंडल पे ही थे, अभी थोड़ा एडवांस चला गया कि मदर कैंडल ढूंढना है, और उसका रेंज में जो भी आएगा वो सब कैंडल हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है? हम उसको यूज नहीं करेंगे। और जैसे अभी मैंने ये दो एग्जांपल दिया था, तो ये कैंडल के साथ में इसको कंपेयर किया, ये इनसाइडर बन गया। फिर ये कैंडल को कंपेयर करने जाएंगे तो ये खुद ही इनसाइडर है, इसको भी इसके साथ में कंपेयर करेंगे नॉन इनसाइडर कैंडल से, ये भी इनसाइडर बन गया। लेकिन ये कैंडल जब भी कंपेयर करने जाएंगे तो पता चला कि इसने तो ये कैंडल का रेंज ब्रेक कर दिया ना नीचे का साइड, बराबर? तो ये कैंडल इनसाइडर नहीं हुआ। अभी नया कैंडल कौन सा मिला मुझे जो इनसाइडर नहीं, ये मिला, तो अभी इसका वैल्यू खत्म हो गया, अभी इसके साथ में आगे को कंपेयर करना चाहिए। ये तरीके से आपको करना, तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो इनसाइडर कैंडल समझ में आया कंसेप्ट आपको? I have a question. हाँ सर, हिंदी में बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा सर। अच्छा हाँ, सबको समझ में आएगा, और अच्छा आंसर भी। नहीं नहीं, बेसिकली ये जो इनसाइडर वाला कॉन्सेप्ट आपने समझाया, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है? वो तो आगे है ना सर, वो बताऊंगा अच्छा ना, स्टेप बाय स्टेप अच्छा जाएंगे। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स आपने पहले बता। पहले अच्छा अच्छा, पहले बीज बोएंगे, फिर बारिश आएगी, वेट करेंगे, फिर काटेंगे, फिर पकाएंगे और खाएंगे। पहले फॉर्मूला तो सीखेंगे 5वें उसके दिन, बाद। हाँ 5 दिन लगेंगे वो प्रोसेस में, फिर नेक्स्ट मंडे से आप खाना चालू करो, कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं, अच्छा, ठीक है प्रॉफिट ठीक है, करना है, ठीक? ओके। नो तो मैं क्या इसका पूछ रहा हूँ कि इसका जितना मैंने पहले, एक्सप्लेन किया है उतने अच्छा में कुछ डाउट है तो पूछो, इसके आगे का वो उस सब कर हाँ देंगे। आगे का जो आपने बताया ना, जो क्या बोले, वो जो जापानीज नेम का जो कैंडल था, हाँ, है कि नशी। हेकिनाशी है, उसमें वो थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन करते तो अच्छा होता। देखो, हेकिनाशी में 2 टाइप का कैंडल होता है। हाँ एक कैंडल जिसको दोनों साइड में टेल है, मतलब ना ओपन इक्वल टू हाई ना ओपन हाँ, वो इक्वल तो टू लो होगा। है, हाँ हाँ तो हाँ, वो कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। अच्छा। और ऐसा कैंडल जिसका एक तो ओपन इक्वल टू हाई है या फिर ओपन इक्वल टू लो है, ऐसे कैंडल को हम प्लेन कैंडल बोलते हैं। राइट राइट, बस सिंपल, वो प्लेन दिखता ही है ना ऐसा, लेकिन नॉर्मल कैंडल में भी तो ऐसे होता है ना, सेम होता है चीज। ना, लेकिन हेकिनाशी में यही 2 चीजें रहती है। ओके, तो ऐसे ही कैंडल बनते हैं। अच्छा, हेकिनाशी में एक ही टेल होगा, दोनों तरफ नहीं होगा। हाँ, एक तो डोजी रहेगा, नहीं तो प्लेन रहेगा, ओके ठीक ओके है? बस ऐसा रहेगा। ना, उसका उसका एक्सप्लेनेशन आपने क्या दिया था, वो हाई लो कैसे उसमें, वो क्या दिया था? सॉरी, आई थोड़ा मिस कर गया शायद। कुछ नहीं, ये जैसे दिख रहा है आपको आंखों से तो नहीं समझना है वो प्लेन हिंसा, इसको हम्म, जाके इधर वैल्यू कंपेयर करना है। देखो, अच्छा, ये कैंडल आपको ऊपर के साइड में ये प्लेन दिख रहा है ना, हाँ कैसे पता चला हाँ ये प्लेन है? तो इसका वैल्यू कंपेयर करो, उसका ओपन हाँ और हाई देखो क्या है, हाँ। आप ही आंसर दो, बाकी मत दो कोई आंसर। इसका ओपन ओपन है देखो क्या है? 3200, हाई बीट ऑफ 3200, नहीं, 0.12। हाँ 0.12 इम्पोर्टेंट, हाँ, वो 0.12 एग्जैक्ट इम्पोर्टेंट है। सेम है ना,
एग्जैक्ट सेम है। इसके So, लिए उसको इसी को shadow हम ही है बना कि नहीं ना, उसका ओपनिंग के बाद में मार्केट ऊपर गया ही नहीं, ऐसा समझो आप। हाँ ठीक है, वो समझ में आ गया, लेकिन इसी को हम है कि नशी बोलते हैं। इसका बगल में आप दो तीन कैंडल बाद में अगर ये देखो, चार्ट ही पूरा है कि नशी चार्ट, ये है कि चाकी नशी चाटी है मतलब कि वो। नशी है, हाँ। लेकिन अब ये वाला जो कैंडल जहां पे आपका कर्सर रुका हुआ है, उसमें तो ऊपर नीचे टेल है। हाँ, तो है कि नशी चार्ट पे का ही कैंडल है ना, तो उसको डोजी कैंडल बोलते हैं ना, जिसको दोनों बाजू में टेल है उसको डोजी कैंडल बोलते हैं। अच्छा, लेकिन नॉर्मल कैंडल चार्ट में भी तो ऐसे ही होता है। बनने दो ना, उसमें क्या होता है, उसको भी नॉर्मल चार्ट में भी अगर ओपन इक्वल टू हाई रहेगा तो प्लेन ही बोलेंगे, और हाँ, दोनों प्लेन ही साइड में बोलेंगे, टेल हाँ रहेगा वही तो तो। डोजी ही बोलेंगे। लेकिन तो चार्ट इसमें टाइप डिफरेंस क्या है यार, नॉर्मल चार्ट का साथ हेकी नशी का डिफरेंस क्या है? वैल्यू मैच नहीं होगा ना सर आपका। कैंडल स्टिक ये चार्ट टाइप ही अलग लगा है ना, कैंडल का चार्ट अलग है और हाइकिनेसी का चार्ट ही अलग होता है। अभी आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा। हम्म तो जैसे कोई प्लेन कैंडल है क्या, ये अभी डोजी कैंडल तो हम यूज ही नहीं करते, हम सिर्फ प्लेन कैंडल यूज करते हैं हाइकिनेसी में। हम्म तो प्लेन कैंडल में और कैंडल स्टिक में और इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं। अभी सेम चार्ट है टीसीएस का, हाँ मैं जी, यहाँ पे लगा रहा हूँ कैंडल स्टिक का, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे हाइकिनेसी लगा दिया। राइट। अभी देखो कितना है, 12 बजे का है टाइम कैंडल। डिफरेंस सेम है, 15 हाँ मिनट्स का सेम है, है क्या सेम है? है सेम है, ओके ओके। 15 मिनट्स का ही है। तो हम्म अभी देखो ये 12 बजे का कैंडल इधर भी है और उधर भी हम्म 12 बजे का ही कैंडल है, हाँ। ठीक है। हम्म लेकिन हैकिनाशी में हाई क्या है, हेकी नशी में हाई है 3188.86, और ओपन भी वही है, ठीक है। ओपन भी वही है या? लेकिन कैंडल स्टिक में देखो अभी हाँ, कैंडलस्टिक में दूसरा चीज दिखा रहा है, हाई है ओपन भी अलग है 3186। और हाँ, हाई भी अलग है, ओपन भी बराबर। अलग है, हाई भी अलग है। हाँ, तो ऐसे वैल्यू ऐसे जब भी आप यूज करने जाओगे हाँ, तो आपको यूज करना है 3188.86 हैकिनाशी का। हाँ, लेकिन आप गलती से कैंडल स्टिक लगा दोगे तो आप गलत वैल्यू यूज कर लोगे ना, 3186.40 यूज कर लोगे आप। सेम मार्केट में ऐसे क्या डिफरेंस ऑफ वैल्यू क्योंकि कैसे हो गया? ये कैंडल में फॉर्मूला है ना, वो जो ओ भी अच्छा, साइंटिस्ट है जिसने डेवलप किया है, अच्छा अच्छा, उसने ओके। उसका कंडीशन उसमें डाला है, और वो कंडीशन ओके ओके। सेटिस्फाइड होने के बाद वो हम्म कैंडल वैसा बन रहा है। क्योंकि उसको भी तो कैंडल स्टिक में प्रॉब्लम आ रहा था ना, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते आ रहा था कि कौन सा कैंडल मेरे काम का है हाँ, और कौन सा नहीं है। समझ तो गया। कौन से कैंडल में एक्चुअल बाइंग आया है या कोई हम्म कोई कैंडल में बाइंग नहीं आता है, सिर्फ प्राइस का मूवमेंट डिमांड सप्लाई से हो जाता है तो वो ग्रीन बन जाता है। तो एक्चुअल उसमें बाइंग आया है कि खाली बार्गेनिंग हो रहा है, तो कैसे, हम्म तो जो भी उसका रहेगा ना प्रॉब्लम, तो हम्म उसने हम्म डेवलप किया हम्म ये पैटर्न। ओके, ऐसा। तो ओके। अभी हमारे पास एडवांस है अगर हम्म कॉपर कैंडल देखने के लिए, तो हाइकिनेसी, अभी हाइकिनेसी का जो चार्ट बना है ना, वो हम्म पूरा फॉर्मूला दिनेश सर ने डिकोड कर लिया है, तो हम खुद का हाइकिनेसी चार्ट भी बना सकते हैं और बना भी रहे। ओके, तो वैसा ओके। आगे जाके हमारा भी हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम हमारा एक खुद का चार्ट भी बनाएंगे, जिसमें हमारे कंडीशन के हिसाब से कैंडल बने। तो जो वो भी आपका डाटा ना आता है 15 वो मिनट आपका का, नाम का चार्ट हो जाएगा फिर। हाँ वो हमारे नाम का हो जाएगा ऐसा, हम्म ठीक है। हम्म, तो ये चीज है, तो हमें हाइकिनेसी यूज करना है, कैंडल स्टिक नहीं यूज करना, बात कर, ठीक है। ठीक है। तो इतना आज के लिए बस हो गया सर। ओके, और कंसेप्ट बढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी ये हो गया हमारा बेसिक कैंडल वगैरह देखना। कल से हम क्या सीखेंगे कि हम्म आज बैठ के कल अगर मुझे ट्रेड निकालना है किसी भी हम्म स्टेट में, तो वो हाँ, कैसे निकालेंगे, और ये कैंडल स्टिक जो हमने सीखा है कि कैसे नफी हेल्प वगैरह करेगा? इनसाइडर, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है हमें हम्म लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये जो ट्रेड फाइंडर टूल दिखाया था, ओके, हम्म दिनेश सर ने वेबिनार में, अच्छा, ट्रेड फाइंडर वाला। हम्म इसके बैकएंड में पूरा मैथमेटिक्स हमें इम्प्लीमेंट किया है। हम्म लेकिन इसको कैसे यूज करना है, इंट्राडे है, पोजिशनल है, ओके, तो इसमें लेवल कैसे निकालेंगे, तो ये ये सब सब जो, पोर्टल में लॉगिन मिलेगा क्या हम लोगों का? हाँ लॉगिन मिलेगा, लॉगिन ही हम्म, किया है ना मैंने। देखो ये वेबसाइट है अपना हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। ctiacademy.co.in, ये वेबसाइट है। तो हम इस लोग पे कैसे जाओगे, लॉगिन करें? इस पे जाएंगे ओके। तो इधर लॉगिन बटन आता है, देखो। हाँ हाँ, तो आपको कोई देख भी लिया। ऐप वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छा। डिवाइस पे कोई भी ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन करो, लॉगिन करो, लॉगिन करोगे जितना भी काम आपने किया है वो सब सेव होता है, वो उधर से पूरा दिख जाएगा आपको। बार बार वही करने की जरूरत नहीं है, और एक बार लॉगिन कर दिया
PTA तो Academy। पासवर्ड से वो बोल दिया तो वो लॉगिन ही रहता है, कभी जब तक पेज क्लोज नहीं करते वो लॉगिन ही रहता है। तो हमारे मोबाइल में पिछले 2-2 साल से वो पेज वैसे का वैसा ही है, कभी लॉग आउट लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने क्लोज ही नहीं किया उसको। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। इधर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा, वो आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग के बाद में। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो ये फिर एक्सेस हो जाएगा, ट्रेड फाइंडर, इंट्राडे, ट्रेड फाइंडर, पोजीशन, ये सब कर लेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। CTA तो अभी Academy। कल से क्या करना है, सबको एक नोटबुक और पेन रखना है अपने पास। और मैं हिंदी में बताते जाऊंगा, आप गुजराती हो तो गुजराती में लिखो, पंजाबी हो पंजाबी में लिखो, कोलकाता से हो, बंगाली हो उसमें लिखो, जो आपको समझ में आए वो लैंग्वेज में वो तरीके से लिखो। इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपके नोटबुक में आपको लिखना है, क्योंकि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इतना रट्टा मार लिया पेपर में, वही क्वेश्चन आ गया लिख दिया और मुझे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो ऐसा नहीं है। तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहेगा। एक कंसेप्ट में 2 बार 4 बार बोलोगे तो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं डिक्टेट करवाते जाऊंगा, आपको वैसा लिखना है। नहीं तो क्या कि नहीं मुझे तो वो सब समझ में आता है, मुझे तो याद रहेगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो बोलते हाँ लिखा सर लिखा सर। कुछ लोग रहते, मैं बोलता हूँ और बस कुछ सेकंड बोलते हाँ सर, वो लिखते ही नहीं होते, क्योंकि मुझे मालूम है नॉर्मल राइटिंग स्पीड क्या है। ओके, सो ऐसा नहीं करना है, होशियार चंद बनेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, फिर आपको ही समझ में नहीं आएगा, पैसा मार्केट में जाएगा, फिर बाकी लोगों में और हमारे में डिफरेंस क्या रहेगा। क्योंकि हमने 8 साल में काम करके आपके लिए ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमें मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। आप फॉलो करोगे तो हमें, चलो हमने मुंबई से स्टार्ट किया, हमें दिल्ली जाना था, तब रास्ता कहाँ से वो भी हमें मालूम नहीं था, तो हम जंगल में से डायरेक्शन लेके निकले, फिर वो सब काटे वाटे जितना भी सब आते गया बीच में पेड़ वगैरह काट छाट करके, कभी कभी रास्ता गलत भी हो गया तो पता चला अरे गलत डायरेक्शन, वापस पीछे आए, वापस नया। तो ऐसा करके पूरा 8-10 साल लगा के हमने आपके लिए हाईवे बना था। तो हमें तो 8-10 साल लग गए, 8 साल लग गए वहां तक जाने के लिए, लेकिन आप एक दिन में पहुंच सकते हो। आपके लिए हाईवे बना के रखा है, लेकिन ट्रैफिक के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप बोलोगे नहीं मुझे तो लेफ्ट साइड से ही चलना है, मतलब रॉन्ग वे से, तो फिर वो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो गुड फॉलोअर बनोगे तो आपको भी 8 साल देने की नौबत नहीं आएगी, आप 1 महीने में वहां तक पहुंच जाओ। ठीक है। अच्छा आशीष, यस सर। अ, ये जो लॉगिन में हम लोगों का मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना है जो आप भेजोगे बाद में, है ना? हाँ वो भेजेंगे सर, वो अभी उसमें मत जाओ, अभी ट्रेनिंग पे फोकस करो। ठीक है, पहले इसको यूज करना नहीं नहीं, सीखो। मैं चेक कर लिया, मैं देखा क्या जैसे यूजर क्रिएट करने का कुछ ऑप्शन नहीं है, वो यूजर नहीं आईडी पासवर्ड हमको वो देना हम है। बैकएंड में क्रिएट करके दे देंगे। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है। समझ में आया। ओके। ठीक, किसी को लेना भी है यूजर आईडी पासवर्ड तो अभी जल्दबाजी मत करो, एटलीस्ट कल का सेशन होने दो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी उसमें सर मत जाओ। एक बार इनसाइडर बता देंगे। हाँ इसका ना सर रिकॉर्डिंग में अभी डालने ही वाला हूँ, जिससे खत्म हो जाएगा सेशन ना, ठीक है। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा, वो अनलिस्ट लिंक रहेगा, तो आपको वो उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप पे, आप सब लोग वो वीडियो अगेन देख सकते हैं। और ठीक जैसे है। आपको टॉपिक वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज, तो वैसे भी हमारे चैनल पे आप अगर चाहोगे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पूरा कंटेंट दिखेगा, उसमें टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें खाली इनसाइडर कैंडल क्या है, वो 10 मिनट का वीडियो भी आपको देखने मिल जाएगा। ठीक ठीक है है, सर। लेकिन अभी तक जितना समझा है ना उतने में रहो आराम से। आज का सेशन वापिस एक बार देख लो, खाना वाना हो जाने के बाद में थोड़ा सा उसको टाइमिंग स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब चीजें कल से इम्प्लीमेंटेशन में आएगी तो अपने आप क्लियर हो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, कल नोटबुक पेन ओके। रखना है, और आज लेट कर दिया लोगों ने ज्वाइन करते करते, ऐसा नहीं करना है। नहीं जितना नहीं। आज तो बेसिक था, कल से हमें ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म, ठीक है, एनालिसिस करना है तो वो भी अंडरस्टैंड करना है, और 6:45 बजे से बजे मुझे कनेक्ट करना है, ऐसा समझ के स्टेप उठाना है। 7 बजे शार्प ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। ठीक है। ओके, ठीक। ओके ओके सर, फिर कोई थैंक यू। बोलेगा रिपीट करो, वो नहीं पॉसिबल। अभी कोई बंदा अभी आ गया और बोलता है सर वो आपने क्या बताया प्लेन में, मुझे नहीं समझ में आया, तो वापिस तो रिपीट नहीं कर सकता ना, बराबर। तो पंक्चुअल रहो, बाकी कुछ
ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके Thank सर, you, गुड thank you, good night. नाइट, गुड नाइट। हेलो सर, हाँ बोलिए सर। कल जो सॉफ्टवेयर दिखा था ना ट्रेड फंडर, वो हम लोग देख सकते हैं क्या अभी? हाँ मैंने तो ये क्या दिखा है ना आपको, नहीं लेकिन उसमें अभी जो लेवल वो वेवल चीज़ देख निकाल रहा के नहीं दिखाऊंगा अभी, कल तो लेवल निकालेंगे ही ना हम, परसों का लेवल। नहीं कल जो हम लोग बात ठीक है। करे थे ना, उसमें वो वेरीफाई करना था फ्राइडे का जो लेवल था निफ्टी फ्यूचर का, वो आज कैसे वेरीफाई हो गया वो देखना था। देखेंगे ना सर, अभी वो कंसेप्ट है आपको नहीं मालूम है, पहले तो मुझे प्रॉपर लेवल निकाल के बताना पड़ेगा ना, बराबर, उसके लिए चार्ट देखना है, सब चीजें। तो एक दिन लेट आ रहे हो ऐसा समझो, कल हम लेवल भी निकालेंगे और आज का जो आपको देखना है Okay, तो Ashish, I कल have भी to हम leave. I have to leave. आज का लेवल Thank निकाल you. के बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? Thank you. Bye bye. ओके सर, ओके। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, जैसा मोमेंटम स्टॉक अपने को फाइंड आउट करना है, जैसा आज एमसीएक्स था एमसीएक्स में कोई एक स्टॉक 1560 था, की 1827 तक चला। कौन सा? एमसीएक्स एमसीएक्स में कौन सा स्क्रिप्ट? इंडेक्स, इंडेक्स नहीं नहीं फ्यूचर, स्टॉक है ना। एमसीएक्स स्टॉक है ऐसा? हा ओके, तो आज 1560 पासून 1847 पर्यंत चालला। असे जर आपल्याला मोमेंटिंग स्टॉक जर फाइंड आउट करायचे आहे तर त्याच्यासाठी काय प्रोसेस आहे सर? एमसीएक्स स्टॉक ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हम, मतलब आप कहाँ कहाँ पे जाओगे ना, मतलब कल मूवमेंट आएगी, कौन से स्टॉक में इधर गए उधर नहीं आए, बराबर। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है कोई भी 2 स्टॉक आप चॉइस करो, हाँ महीना ओवर भर उसमें ही काम करो, हर स्टॉक में रोज का रोज मूवमेंट है, ओके। और आपको ऐसा देखना ही है कि इसमें आएगा वगैरह, तो उसके लिए फिर वो फिल्टर रहते हैं, वो रहते हैं, लेकिन फिर भी उससे काम नहीं बनता। आपको, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो इसके लिए आपको दिख रहा है कि इतना मोमेंट आया है, लेकिन ट्रेड लेने का टाइम मिला है कि नहीं, वो सब चीजें होती है उसमें, तो उसमें नहीं अटकना है। मैं बताऊंगा आपको, आपको कितना कमाना है और हम कितना कमा सकते हैं किसी एक स्क्रिप्ट में भी काम करते, वो हम देख लेंगे, फिर अपने आप आपको भी क्लियर हो जाएगा कि किसमें काम करना है, क्या करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहे, ठीक है? तो ये सब ओवर आएगा सर, मनी मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करना है, वो सब स्टेप बाय स्टेप आएगा, ठीक है? सर कल जो स्टॉक पेशेंस रखो। निकालेंगे, परसों तो मार्केट बंद रहेगा ना वेडनेसडे को? हाँ तो परसों नहीं, जो भी वर्किंग डे रहेगा उसके लिए लेवल रहेगा, ठीक 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 है? कल हेलो जो अपन ने निकाला था फ्री वेबिनार में टाटा स्टील का, आज वो गया था 1291, अरे तो जाता ही फिर है सर, वापस वो वो नीचे भी जाता ही आया। है, लेकिन जाएगा ही, कोई भी स्क्रिप्ट में अगर बड़ा रैली आया है उसमें से 80% रैली आपको मिलेगा ही पूरा, गारंटीड, ट्रेड फाइंडर का यूज करके इंट्राडे, ठीक है? वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें तकलीफ भी आती है कि जैसे आज मैंने लेवल निकाला, चलो वो पॉइंट पे शॉर्ट करने मिला इसके लिए अच्छा है, लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता तो फिर कहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ये सब चीजें आती है ना, तो ठीक है जी। चैलेंजेस बहुत होते हैं, ये इतना इजी नहीं है, तो वो स्टेप बाय स्टेप केस स्टडी करते जाएंगे, एक एक दिन पे आप सिर्फ फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, उतना कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बहुत इजी किया है, मतलब 10 चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है तो मैं बोलता हूँ उनको मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 71 पे ही आप टाटा मोटर्स बाय करोगे और 360 पे उसको निकालो, ये पूरा मोमेंट आपको मिलेगा। वो कैसे क्या, ये स्टेप बाय स्टेप वो रिलीज करते जाएंगे, ठीक है? मजा आता जाएगा। ओके सर। ठीक है सर, ओके, हेलो नाइट। हेलो